तो गाइस सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं राजनीति शास्त्र का। और हमारा ये चैप्टर है, हमारा यूनिट थर्ड है और ये क्लास 10th का बीएससीबी का क्लास है, यानी बिहार बोर्ड का ये हमारा क्लास होने वाला है। और हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी की क्लास को जो बुक्स है हमारे सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, क्योंकि हम लोग को जहाँ तक पता है कि अगर आप कोई क्लास करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि उस क्लास के जो चैप्टर होते हैं उसके जो हेडिंग्स होते हैं उसमें ही पूरे चैप्टर का सार छुपा हुआ होता है, यानी कि समरी सभी में छुपा हुआ रहता है। तो अगर बात करें तो आज हमारा क्या है समरी, तो देखते हैं लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारा ये हेडिंग है इसको डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र के बारे में बात करें तो लोकतंत्र के बारे में हम लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि लोकतंत्र क्या होता है। जहाँ जनता शासन करती है, जहाँ लोग शासन करते हैं, जहाँ लोगों का तंत्र होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रतिस्पर्धा का, तो प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य होता है कंपटीशन। ठीक है, यानी प्रतिस्पर्धा कैसे होती है लोकतंत्र में, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कैसे होगा। अगर हम बात करें संघर्ष कैसे होगा, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपको बहुत सारे जो यहाँ पे इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, पढ़ते हैं और हम लोग लाइन बाय लाइन एससीईआरटी को डिकोड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ये चैप्टर कहता क्या है। और एक जो, क्योंकि ये हमारा एक टाइप से हमारा ये बेस बिल्ड करेगा आगे के पढ़ाई के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखो पिछले अध्याय में हमने इस तथ्य की विवेचना की गई कि लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है। बिल्कुल, हम लोगों ने क्या यहाँ पे चर्चा की है कि लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन जो होता है, सत्ता जो डिवाइड होती है, जो सत्ता का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्यों जरूरी है, यानी पार्टनरशिप अगर कहें सत्ता का तो क्यों जरूरी है, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर बात करें, हमने इसका भी विश्लेषण किया है कि इस व्यवस्था में सरकार भिन्न भिन्न अंग तथा भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे समूहों में हम लोगों ने पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, यानी सत्ता को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। जो विभिन्न जाति के लोग हैं, अपर कास्ट, मिडिल क्लास, लोअर कास्ट, या जिस टाइप की कास्ट या धर्म, विभिन्न रेस के यहाँ पे लोग थे, उन सभी में सत्ता की जो पार्टनरशिप है, यानी सत्ता को जो डिवाइड करते हैं, पावर्स को जो डिवाइड करते हैं, वो कैसे करते हैं हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस अध्याय में हम विवेचना करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के शीर्ष बिंदु पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसे स्वतंत्र है कि वह मनमानी करता रहे। ठीक है, ऐसा स्वतंत्र नहीं है, यहाँ क्या आया, नहीं है, यानी कोई व्यक्ति अगर सबसे, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री है या कोई राष्ट्रपति है या कोई भी, अगर आपको ऊपर में बैठे हुए, कोई सत्ता के ऊपर में बैठे हुए, तो अपने हिसाब से मनमानी नहीं कर पाए। तो ऐसा क्या बनाया गया है हमारे संविधान में, हमारे जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे सरकार में कोई ऐसा, कोई भी शीर्ष व्यक्ति, कोई भी शीर्ष पद पे बैठे हुए, तो ऐसा क्या चीज है जो सरकार को मनमानी मतलब मनमानी करने से रोकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सत्ता किसी भी स्थिति में अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव एवं दबाव से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी आदर्श व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्ति के पारस्परिक हितों के टकराव हितों में टकराव चलता रहता है। ठीक है, इसमें क्या है कि लोगों के बीच टकराव चलता रहता है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है, क्या है, देखिए कि उससे परस्पर विरोधी विभिन्न भागों एवं दबावों के बीच संतुलन एवं सामंजस्य बनाती है। यहाँ की पॉइंट हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें की पॉइंट की, तो यहाँ पे हमारा की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की पॉइंट क्या क्या, देखो यहाँ पे दबाव एवं संतुलन एवं दबावों के बीच संतुलन एवं सामंजस्य बनाना पड़ता है। यानी कि जो है यहाँ पे कोई भी तरह का दबाव आ गया, किसी भी तरह का जो प्रेशर आता है आपको, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत तरह का प्रेशर आता है ना, क्योंकि विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो किसी टाइप से अगर प्रेशर आ रहा है तो किसी, तो उस प्रेशर को झेलना, ठीक है, और उसमें क्या है एक बैलेंस बनाना, यानी कि संतुलन बनाना, कि किसी टाइप से हम कोई भी लोगों का, व्यक्ति का जो होता है ना, एक टाइप से समझ लो किसी व्यक्ति का किसी तरह से आप शोषण ना कर पाए, किसी को हक, मतलब किसी को अगर कोई हक है कि नहीं का, तो उससे आप किसी का हक छीन नहीं सकते हैं। तो इस टाइप से एक सामंजस्य बनाना है कि सभी धर्मों के लोग को लगे कि ये देश मेरा है। ठीक है, और एक राष्ट्रता की भावना है, यही यहाँ की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। ठीक है, इस अध्याय में हम विश्लेषण करेंगे, क्या विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार समाज में रहने वाले विभिन्न विभिन्न तरह के विचारकों के परस्पर विरोधी मांगों एवं दबावों के बीच लोकतंत्र में लोकतंत्र की जड़ें काफी सुदृढ़ होती है। ठीक है, बहुत सारे विचार के लोग हैं और इसमें लोकतंत्र की जड़ कैसे सुदृढ़ होती है। यदि हम यह कहें कि परस्पर विरोधी मांगों एवं दबावों के बीच लोकतंत्र फलता फूलता है, तो इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, क्या है परस्पर विरोधी मांगों, यानी क्या है कि बहुत सारे लोग जो है अपने विरोध भी करते हैं, कुछ मांग भी करते हैं, तो इसी में लोकतंत्र हमारा क्या होता है, फलता फूलता है। क्योंकि देखिए विरोध करना भी एक पॉजिटिव सिंबल है लोकतांत्रिक देश का। अगर किसी देश में विरोध हो ही नहीं रहा है सरकार का, इट मीन की सरकार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो नहीं कर रही, सरकार अपने पावर से उन सभी को दबा रही है। ठीक है, ये हमारा चीज कह रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम तमाम व्यक्तियों, संगठनों द्वारा अख्तियार किए जा रहे तरीकों के अध्ययन करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी सकारात्मक भूमिका
का क्या प्रभाव, मतलब यहाँ पे राजनीतिक दलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी जो व्यवस्था है उसमें क्या उनकी जो पॉजिटिव जो उनकी भूमिका है, जो पॉजिटिव रोल है, वहां पे इनका क्या रोल पड़ता है। ठीक है, इस अध्याय में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल का क्या महत्व है। यहाँ मेन आ गया फैक्ट, ये राजनीतिक दल, हम लोग राजनीतिक दल के बारे में भी जानेंगे। राष्ट्रीय दल क्या होता है, राजनीतिक दल क्या होता है, ये हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। वीडियोस लंबा होगा, बट अगर आप बैठोगे तो एक एक लाइन को हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करके समझेंगे। इसके बाद राजनीतिक दल का सरल एवं संक्षिप्त परिभाषा जानने हेतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों को भी जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे पार्टीज होती है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं उनको भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ ही यह भी जानेंगे कि राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा में से लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है एवं राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा राष्ट्र विकास में क्या योगदान करता है। यहाँ दो क्या की पॉइंट आ गया, राष्ट्र विकास में क्या योगदान कर रहा है ये जो दल है, यानी कि जो पार्टीज है, इन पार्टीज क्या यहाँ पे राष्ट्रीय विकास में कैसे भूमिका करता है। और देखो ये प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जो होता है उससे लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है। ठीक है, इसमें ये भी कह रहा है कि कंपटीशन जो है ना, यहाँ पे लोकतंत्र में जो आप कंपटीशन देख रहे हो, बहुत सारे लोग अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं, बहुत सारे नेता इलेक्शन लड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं, उसके बाद जीतते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र को कैसे आगे बढ़ाता है, कैसे स्ट्रांग बनाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग पहला देखते हैं क्या है। तो हमारा जो यहाँ पे पहला टॉपिक आया, ये हमारा आया प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक क्या है, प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। देखो पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष से चलता हुआ है। यदि हम यह कहें कि जनसंघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास हुआ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि देखो जनसंघर्ष यानी जनसंघर्ष मतलब क्या हो गया, देखो जनसंघर्ष का मतलब जन जोड़ संघर्ष, यानी बहुत सारे लोग मिलकर जो संघर्ष करते हैं तो उसी में क्या होता है, लोकतंत्र का विकास होता है, लोकतंत्र फलता फूलता है। जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष होता है तब लोकतंत्र का निर्णायक घड़ी कहलाती है। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी कब आती है, जब देखो सत्ताधारी यानी सत्ता पे जो बैठे हुए हैं लोग और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले और जिनको सत्ता चाहिए, इन दोनों के बीच अगर कंपटीशन हो। ठीक है, कि देखो तुम अगर अच्छा, देखो क्या होता है ना कि अगर दो लोग कंपटीशन कर रहे हैं ना, तो वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से, देखो अगर कंपटीशन मार्केट में अच्छा खासा है तो हम लोग देखो मान लो एज ए कस्टमर, हम लोग मान लो कस्टमर है। ठीक है, हम लोग मान लो कस्टमर है, हम लोग मार्केट में आ रहे हैं तो हम लोग उसी प्रोडक्ट खरीदेंगे ना जो प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्योंकि मान लो दोनों का दाम सेम है। ठीक है, दोनों का दाम मान लो सेम है तो हम लोग उसी प्रोडक्ट को चूज करेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। उसी तरह से अगर गवर्नमेंट की बात करें तो जनता मतलब समझो कस्टमर, यानी जनता जो है कस्टमर है, और दो प्रोडक्ट यानी दो राजनीतिक दल है, दोनों आपस में क्या करें, कंपटीशन कर रहे हैं, तो हम देखेंगे ना कौन अच्छा काम कर रहा है, किनकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वो 5 साल बाद इसको चुनाव करके हटा के दूसरे आदमी को वोट के माध्यम से इसको चुनाव में सत्ता में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन होना जरूरी है ताकि जो है लोगों को एक अच्छा नेता मिल सके जो क्या कर सके, देश का विकास कर सके। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, यही क्या है, लोकतंत्र की एक निर्णायक घड़ी कहलाती है। ठीक है, ऐसी घड़ी किसी भी लोकतांत्रिक देश में तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र के मार्गों पर आगे बढ़ता बढ़ता रहा हो, उससे देश में लोकतंत्र का विस्तार होता रहा हो। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लंबाबंदी लामबंदी के सहारे संभव है। कभी कभी भले ही ऐसे संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं जैसे संसद, न्यायपालिका माध्यम से हो गया हो, लोकतांत्रिक देशों में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। देखो राजनीतिक संगठन होता है यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है पॉलिटिकली, वो होता है। जन संघर्ष में जनता की भागीदारी भले ही स्वतः स्फूर्त हो, लेकिन सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीतिक द्वारा ही संभव हो पाती है। ठीक है, जो पब्लिक जो आपको एक टाइप से भागीदारी कहें तो वो कब होता है, जब एक संगठन राजनीति में आते हैं तब। ठीक है, राजनीति दल, दबाव समूह, आंदोलनकारी समूह, संगठित राजनीति के सकारात्मक माध्यम, ये सब पॉजिटिव है। अगर राजनीतिक दल है, कोई संगठन है, कोई दबाव बनाते हैं सरकार पे, तो ये एक अच्छा चीज है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। देखो नेपाल की बात करें, नेपाल और बोलोविया के जन संघर्षों से स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे अनेक संगठन होते हैं। दो तरह के लोकतंत्र अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो दो तरह से लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर से लोकतंत्र में किसी भी निर्णय को प्रभावित करने का एक जाना पहचाना तरीका होता है। राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। देखो अगर आपको राजनीति में आना है तो सबसे पहले क्या करें, राजनीति में आपको आने के लिए क्या है, प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए आपको जो है दल का, कोई राजनीतिक दल का निर्माण करना होगा ना। आपको अगर पॉलिटिक्स में आना है तो आपको क्या है, कोई पार्टी तो बनाना पड़ेगा, कोई अपना एक दल बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज की बात करें, चुनाव में भाग लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, चुनाव में क्या करते हैं, वो भाग लेते ही हमारा दूसरा चीज हो गया। और सरकार का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो सरकार का निर्माण करते हैं। पहला क्या हुआ, पहला क्या हुआ, वो राजनीतिक दल बनाते हैं, दल बनाए। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, वो चुनाव में भाग लिए, चुनाव में भाग लिए। और तीसरा क्या हुआ, वो सरकार बना लिए। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे। चलो, लेकिन समाज के प्रत्येक नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से लोकतंत्र में भागीदारी नहीं करता है। लेकिन सभी लोग जो है यहाँ पे देखो, हर आदमी जो है प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली हम तो वहां पे भागीदारी लोकतंत्र में नहीं करते। कोई आदमी डायरेक्ट जाए, हम लोग चाहेंगे डायरेक्ट जो है सरकार बन जाए,
अपने हिसाब से तुरंत चुन ले, नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी चीज को चुना जाता है। पहले इसको चुने, वो उसको चुने, उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री का चयन होता है जो पूरे देश को देखते हैं मंत्रिमंडल के माध्यम से। ठीक है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अब देखो, जैसे पढ़ते हैं यहाँ पे जैसे प्रत्येक राजनीतिक गतिविधियां में भाग नहीं लेने की इच्छा, उनके पास आवश्यक कौशल का अभाव या कोई अन्य कारण। देखो, सबसे पहली बात, हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या सवाल पूछ रहा है कि कोई आदमी जो है वो डायरेक्ट जो है चुनाव में हिस्सा क्यों नहीं लेता। चुनाव मतलब क्या कि इलेक्शन में, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ता है, कोई आदमी डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ता है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि लोगों को मन नहीं करता है, ठीक है, उसको लेने का इच्छा ही नहीं है, ठीक है, गतिविधि, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है भाई, हमको मन नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास, हमारे पास कौशल ही नहीं है, हम भाषा नहीं दे सकते हैं, हम दलों को इकट्ठा ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये दूसरा चीज हो गया, ठीक है। तीसरा आ गया, या फिर कोई अन्य कारण भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके अन्य अप्रत्यक्ष तरीके होते हैं जिनका सहारा लेकर नागरिक सरकार से अपनी मांगे करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमको अपनी मांगे पूरी करनी है, तो देखो पहले क्या बताया, नागरिक क्यों नहीं आते हैं। देखो, नागरिक डायरेक्टली आपको जो है सरकार को डायरेक्ट कंठ पकड़ के नहीं बोल सकते कि ये आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, या ऐसा मेरे हिसाब से काम करना ही। तो वो देखो, ऐसा आने के लिए उसको क्या है, एक दल बनाना पड़ेगा, दल के थ्रू जाना पड़ेगा, तब वो पूरे देश को चलाएगी नागरिक। लेकिन नागरिक क्या है, ऐसे तो क्योंकि नागरिक को बहुत सारा रीजन होता है वो राजनीतिक दल में नहीं आते, लेकिन इसका और भी कारण है। और देखो, इसमें ये भी है कि नागरिक अगर सरकार से एक मांग करते हैं तो उनकी मांग जाती कैसी सरकार तक, तो इसके लिए सरकार को मांग करने के लिए ना उसकी मांग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इनका तरीका कैसा, इनडायरेक्ट तरीका है, डायरेक्टली नहीं मांगते कि हाँ सरकार, मोदी को हम फोन करके बोलेंगे, हेलो मोदी साहब देखिए ऐसा ऐसा बात है और जो है मेरा ये काम कर दीजिए, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। यही चीज कह रहा है कि आपको इनडायरेक्टली मांग करना पड़ेगा। वो मांग कैसे होता है, इसके लिए समाज और देश के लोग संगठन बनाकर अपने हितों या नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। इसमें क्या है, देखो, लोग और समाज, देश के लोग संगठन बनाकर, यानी कोई पार्टी बनाकर, ठीक है, यहाँ कोई पार्टी बनाकर अपने हितों के जरिए बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद हम हल्ला बोल करेंगे, देखो भैया ऐसा ऐसा है, ये चाहिए, तब जो है सरकार के कानून में वो हमारी बात आवाज जाएगी, उसके बाद सरकार हम लोग के हितों में क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि कभी कभी लोग बिना संगठन बनाए भी अपनी मांगों को एकजुट होने का निर्णय लेते हैं। ऐसे समूहों को जन संघर्ष या जन आंदोलन कहा जाता है। ऐसा होता है ना कि हम लोग का मान लो कोई पार्टी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, अपना ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाए क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपनी मांगों को सरकार पर रखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सुने हो ना कि अगर कभी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो भी जन संघर्ष होता है, एक आंदोलन होता है कि हमको इसको चेंज करना है, ठीक है, तो ऐसा चाहिए हमको, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट सरकार के कानों में जाती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जन संघर्ष कहेंगे या आंदोलन कहेंगे, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या, लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका क्या होती है। लोकतंत्र में लोगों का जो संघर्ष होता है ना, उसमें क्या भूमिका होती है, ठीक है, एक मिनट। लोकतंत्र में जो है यहाँ पे संघर्ष जो होती है उसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। लोकतंत्र को मजबूत मजबूत बनाने एवं उसके उसको सुदृढ़ करने में जन संघर्षों की भूमिका बहुत अहम होती है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, देखो, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, ठीक है, लोकतंत्र को काफी हमको क्या करना है, मजबूत बनाना है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, मजबूत बनाने और उसे सुदृढ़ करने, उसको एकदम सुदृढ़ करने में जन संघर्ष का बहुत जो क्या होता है, इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, ठीक है, क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो, 15 अगस्त की बात करें, 1947 को ब्रिटिश दस्ता से मुक्त होकर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया गया था। तब लोकतंत्र की आधारशिला दिनों दिन सुदृढ़ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने क्या था, 1947 को तो हम लोग को आजादी मिल गया, लेकिन हम लोग 26 जनवरी को क्या किए, गणतांत्रिक संविधान को अपनाए। अंगीकार मतलब होता है अपनाना, तो संविधान को हम लोग 26 जनवरी 1950 में अपनाए, जो हमारा जो है लोकतंत्र को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाया है, ठीक है। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो 7वें दशक के दौरान भारत में अन्य तरह से सामाजिक और जनप्रिय संघर्षों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो है यहाँ पे सामाजिक और जनप्रिय संघर्ष, बहुत सारा संघर्ष हुआ है भारत में, ठीक है, मतलब इलेक्शन के बाद भी, मतलब कि इलेक्शन, ये माफ कीजिए, 15 अगस्त 1947 के बाद भी, ठीक है, जिससे लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त किया है। लोकतंत्र के मार्ग को ये बहुत ही अच्छा किया है, प्रशस्त किया है। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में 1970 के दशक में कई दृष्टियों से इसलिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, 1970 यहाँ बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये ऐसा दशक था जिसमें भारतीय लोकतंत्र शीर्ष बिंदु पर पसंदीदा पदासीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में आम चुनाव में अपने प्रभुत्व एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन कांग्रेस को पुनः स्थापित किया और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में सरकार बनी। 1970 में बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार यहाँ पे बनी थी, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा एक हो गया भारत में स्थिति, वो आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ लिखा होगा, उसके बाद श्रीमती गांधी यानी इंदिरा गांधी क्या की थी, संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने का प्रयास किया। क्या की, वो संविधान का जो बेसिक जो मेन जो फीचर था उसको क्या की, चेंज करने का गांधी जी प्रयास की थी, इंदिरा गांधी। अब देखो 1975 में उन्होंने देश के अंदर क्या किया, उन्होंने आपातकाल,
का उद्घोषणा कर जिस ढंग से लोकतंत्र का विश्लेषण किया, उसके विरोध में सरकार विरोधी जनसंघर्ष तेज हुए और यह संघर्ष लोकतंत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित किए। इसका मतलब क्या हुआ, 1975 बहुत, जो इसको क्या बोला जाता है, ये जो ब्लैक, इसको ब्लैक ईयर बुलाया था, यानी काला साल, यानी काला बुलाया था इसको। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे आपातकाल, इंदिरा गांधी असंवैधानिक तरीके से आपातकाल लगा दिए और अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया, भयानक तरीके से, मतलब खंडन खंडन कर दिया था भारत संविधान का। तो इंदिरा गांधी ने मनमानी ढंग यहाँ पे किया था, जिसका बहुत ज्यादा यहाँ पे विरोध करने को देखने को मिला। बहुत सारे नेता को जेल दिया गया, बहुत जो भी उनके जो विपक्षी पार्टी थे उनको जेल डाल दिया गया इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में। काला कानून भी इसको कहते हैं। बहुत सारा चीज ऐसा हो रहा था। चलो वही देखते, इस तरह के जनसंघर्ष लोकतंत्र विरोधी सरकार को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि 1970 में केंद्र में जनता पार्टी सरकार की स्थापना हुई। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं। देखो फिर क्या हुआ 1970, देखो इस 1975 में उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, कौन, इंदिरा गांधी। 1975 में क्या की, आपातकाल लगाई। उसके बाद देखो तुरंत क्या क्या लोग उसको, उस सरकार को हटा के क्या हुआ, 1970 में जनता पार्टी यहाँ पे थी। ठीक है, थी जनता पार्टी। जनता पार्टी के यहाँ पे क्या हुआ, सरकार को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया, यानी नया सरकार जनता पार्टी। तो इसको सरकार लोगों ने चेंज कर दिया ना, लोग क्या किए, इसको चेंज कर दिया। ठीक है, यही कह रहा है यहाँ पे। देखो कितना भूमिका है, तो जन संघर्ष हुआ तब तो वो सरकार को चेंज करके यहाँ पे लाया ना, ये पॉइंट कह रहा है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। लोकतंत्र के संग्रह, लोकतंत्र में फैसले आम सहमति के लिए लिए जाते हैं। लोकतंत्र में जो है फैसले किसकी, आम सहमति, जो सभी लोगों का जो सहमति होता है उसके बाद लोकतंत्र में फैसले लिया जाता है। यदि सरकार के फैसले लेने में जन साधारण के विचारों को अनदेखा करती है तो ऐसे फैसलों के खिलाफ जनसंघर्ष होता है और सरकार पर दबाव बनाकर हम सहमति के लिए सहमति से फैसले लेने के लिए मजबूर किया था। देखो सरकार हमारा बात नहीं सुनेगी तो हमको संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो वही जन, मतलब बहुत सारे लोग आ गए एक साथ और संघर्ष करते हैं अपने हकों के लिए, अपने हक के लिए जो लड़ते हैं, और सरकार को मजबूर करते हैं कि आपको मानना ही पड़ेगा, ये चीज आपका गलत है। इससे विकास में आने वाली बाधाएं दूर होती, तभी तो विकास में आने वाली जो भी बाधाएं होगी दूर होगी, नहीं तो सरकार क्या होंगे, अपने पास पावर रख के और पूरी तरह से मनमानी करने लगेंगे। राइट, तो यही करने की कोशिश है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जनसंघर्ष सरकार को तानाशाह होने एवं मनमाना निर्णय से रोकते हैं। बिल्कुल, आप मनमाना नहीं कर सकते, आप तानाशाही नहीं कर सकते हैं, आप तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यही नारा आया है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में संघर्ष होना आम बात है। देखो ये संघर्ष कोई निगेटिव शब्द नहीं है। अगर हम बात करें संघर्ष, पॉजिटिव निगेटिव शब्द आता है ना, तो ये संघर्ष की बात करो तो संघर्ष क्या है, एक हमारा ये पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, ये लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा ये चीज है। ठीक है, संघर्ष होना एक आम बात है, यही कह रहा है। इस संघर्षों का समाधान जनता व्यापक लामबंदी के जरिए करती है। कभी कभी इस तरह संघर्षों का समाधान संसद या न्यायपालिका जैसे संस्थाओं के द्वारा भी होता है, जिससे सरकार को हमेशा जनसंघर्ष का भय बना रहता है। सरकार तानाशाही होने एवं मनमाने निर्णय से बचती है। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे समाधान कौन 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 करता है, देखो एक संसद करेगा ये जो संघर्ष हो रहा है, यानी ये जो तानाशाही हो रही है, क्योंकि न्यायपालिका, यानी अगर सरकार कुछ ऐसा ऐसा फैसला सुना दी, कुछ कुछ सुना दिया, मतलब कोई भी उसे अपने ढंग से काम कर दिया, तो इसमें न्यायपालिका का भूमिका आता है। तो दिमाग में रहता है कि न्यायपालिका है मेरे ऊपर, सरकार को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कर दे करेंगे हम, न्यायपालिका हमको भी असंवैधानिक करार कर सकती है, या हमको भी, मतलब मेरे ऊपर भी एक्शन ले सकती है। तो डर बना रहता है उनके ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जनसंघर्ष से राजनीतिक संगठनों आदि का विकास होता है। ठीक है, अगर जनसंघर्ष हो रहा है तो राजनीतिक संगठनों का क्या होगा, विकास होगा। राजनीतिक संगठन बनेंगे क्यों, संघर्ष करने के लिए, बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये राजनीतिक संगठन जन जन भागीदारी के द्वारा जन समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं। ये राजनीतिक संगठन होते हैं ना, क्या करते हैं, जो जन भागीदारी, बहुत सारे लोग एक साथ भागीदारी रहते हैं और जन या समस्या, यानी जो लोगों की समस्या होती है उनको सुलझाने में ये बहुत ही सहायक होते हैं। ठीक है, ये राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल, देखो क्या होते हैं राजनीतिक, या तो कोई पार्टी हो सकते हैं, ठीक है, या दबाव समूह हो सकते हैं। दबाव समूह क्या होते हैं, जो प्रेशर बनाते रहते हैं सरकार पे। ठीक है, सरकार को दिमाग में रहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये सरकार को ऊपर से दबाव बनाते हैं, आपको करना ही पड़ेगा ये काम, सरकार के दिमाग में प्रेशर आता है और उसके हिसाब से सरकार काम करती है। और आंदोलनकारी समूह, ये तीनों याद रखना। ठीक है, ये तीनों जरूरी है। स्वस्थ जो हमारा होता है, सबसे पहले यहाँ संघर्ष पॉजिटिव शब्द हुआ, उसके बाद क्या हुआ, राजनीति दल। ठीक है, राजनीति यहाँ पे दल हुआ, ये पॉजिटिव शब्द। दूसरा क्या हो गया, दबाव समूह, आंदोलनकारी समूह। ये तीनों चारों जो वर्ड है हमारा पॉजिटिव है एनवायरमेंट के लिए, मतलब लोकतंत्र के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस तरह
इस तरह हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में जन संघर्ष की बहुत ही अहम भूमिका होती है। समझ में आ रहा है ना? लोकतंत्र की अहम भूमिका क्यों होती है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछेगा लोकतंत्र में जो है जन संघर्ष की अहम भूमिका क्यों होती है, तो तुम लिख सकते हो क्योंकि ये सरकार पे दबाव बनाते हैं, हमारी मांगों को, क्योंकि हम डायरेक्टली वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमारी मांगों को जो है सरकार तक हम लोग पहुंचाते हैं, और हम हमारे हित में जो काम होना चाहिए वो करने के लिए हमको सरकार को मजबूर करते हैं। ठीक है। उसके बाद देश तथा अपने राज्यों में एवं अन्य पड़ोसी देशों में अनेक जनसंघर्ष हुए हैं जो लोकतंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। आइए इन जनसंघर्ष के बारे में समझे। अब क्या क्या जनसंघर्ष हुआ है अभी तक, ठीक है, अभी तक क्या क्या जनसंघर्ष हुआ है हमारे देश में, उसके बारे में हम लोग व्यापक रूप से जानेंगे। चलो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा बिहार छात्र आंदोलन। बिहार में स्टूडेंट का जो आंदोलन था बहुत ही इंपॉर्टेंट सभा में बहुमत प्राप्त कर केंद्र सरकार का निर्माण किया था। ठीक है, 1971 में सरकार आई थी। ठीक है, कांग्रेस आई थी। हटाओ गरीबी हटाओ, सुनते होगे ना, ये गरीबी हटाओ नारा देके यहाँ पे केंद्र में सरकार बनाया, और यहाँ पे इन्होंने अपना बहुमत देके सरकार बना लिया। 1971-72 की बात करें तो वर्षों में देश में सामाजिक आर्थिक दशा में कई सुधार नहीं हुआ, बहुत सारा सुधार जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। बांग्लादेश से बहुत आदमी भाग के इंडिया में चले आया था, ठीक है, रहने के लिए। तो इंडिया का भी जो बहुत सारे लोग अगर किसी देश में घुस जाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था तो खराब हो ही जाएगी ना। जहाँ फैमिली में एक लोग है वहां 10 लोग आ गए तो हम लोग तो गरीब होंगे। तो ये हमारा स्थिति ये बन रहा था भारत में। 1971 की बात हो रही है, 71-72 की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश की स्थापना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को हर तरह से सहायता पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि देखो पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इसमें हो गया था जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था। तो इसमें ऐसा हुआ कि अमेरिका साथ दे रहा था आपको यहाँ पे बांग्लादेश को, और हम लोग रसिया के साथ मिलके बांग्लादेश को आजाद करा दिए। तो अमेरिका हमको तो जो हेल्प पहले पहुंचा रहा था ना वो नहीं पहुंचाने लगा। ठीक है, चलो आगे हम एक बार बात करते हैं। देखो ये हम सिनेरियो पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है। देखो बाजार में तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत की आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर दिया। अब देखो तेल का कीमत, ऑयल का कीमत भी बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ गया था। ठीक है, 1972-73 में मानसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि में पैदावार, देखो मानसून भी हो गया खराब। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, तेल का कीमत भी हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। अमेरिका भी मदद नहीं कर रहा है, बांग्लादेश के शरणार्थी इसमें आ रहे हैं, तो ये हमारा स्थितियां बन रही है, जिससे भारत की स्थिति बहुत खराब हुई। पूरे देश में असंतोष का माहौल था। देशवासी भी सोच रहे थे भाई ये सरकार क्या कर रही है, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा काम नहीं कर रही है। मार्च 1974 की बात करें तो प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, खाद्यान्न की कमी, कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार छात्र ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। अब देखो बिहार से जो है छात्र निकले और आंदोलन छेड़ दिए। बोले भैया इसे कैसे, हाँ अब हम दिखाते हैं छात्रों का पावर क्या है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो ये सब समस्याएं क्या क्या थी पहले, क्या था सब समस्या याद करो। सबसे पहला समस्या क्या था, बांग्लादेश के शरणार्थी आ रहे थे। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, ऑयल की कीमत बढ़ गई। तीसरा क्या हो गया, अमेरिका मदद नहीं कर रहा था। चौथा क्या हो गया, एक मानसून मानसून मतलब अच्छे से नहीं बरस रहा था, तो कृषि कैसे होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, हम लोग का पैदावार भी कमी हो रहा था, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। तो इंडिया में क्या हुआ कि जन जो बिहार के खासकर, क्योंकि देखो बीएसबी बिहार पे फोकस ज्यादा करेगी, तो बीएसबी की बात करें बिहार में, देखो क्या हुआ, बिहार में छात्र आंदोलन उग्र हो गया। ठीक है, बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलनों की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। देखो जयप्रकाश नारायण, अब देखो बिहार के छात्र क्या बोले, जयप्रकाश नारायण साहब जी आइए और हम लोग का नेतृत्व कीजिए। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को निमंत्रण स्वीकार शर्त पर इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन हिंसक नहीं हो। वो बोले हम तो आएंगे भैया, लेकिन आप जो है हिंसक नहीं होगा, यानी कि मारधार कर लिए, जला उला दिए तो हमारी बात नहीं है। जो गांधी जी वाला फॉर्मूला अपनाने का इन्होंने कोशिश किया था। ठीक है, हम जो है अहिंसा को फॉलो करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, तभी हम आपका नेतृत्व करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। जो बिहार तक अपने को सीमित नहीं, जो बिहार तक अपने को सीमित नहीं रखेगा, इस दृष्टि से बिहार के छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया। जयप्रकाश नारायण के निवेदन पर, नाम इंपॉर्टेंट एकदम याद रखना, जयप्रकाश नारायण, कई कंपटीशन एग्जाम में ये पूछता है। जयप्रकाश नारायण के निवेदन पर जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित लोग आंदोलन में कूद पड़े। बहुत सारे लोग आ गए आंदोलन में, कूद गए बिहार में। बहुत सारे सुनते हो तुम्हारे घर में भी बहुत सारे लोग जो है दादा परदादा इस लाइन में तुम्हारे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा भी बने होंगे। ठीक है, अब देखो जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो याद रखना जयप्रकाश किसके द्वारा संपूर्ण क्रांति यहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो जयप्रकाश नारायण जो बिहार छात्र आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या बोले, हमको संपूर्ण क्रांति यहाँ पे जो है चाहिए। ठीक है, तो ये क्या किए, यहाँ पे स्टार्ट किए
जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना था। देखो अगर पूछेगा जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जयप्रकाश नारायण। बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन सारा बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के विरुद्ध सरकार की इस्तीफे के लिए घेराव, हड़ताल, जनसंघर्ष का सिलसिला प्रारंभ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सरकार ने क्या किया, घेराव, सरकार का घेराव कर दिया, हड़ताल कर दिया, जनसंघर्ष कर दिया। इसके बावजूद सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। अब सरकार बोल रही हम इस्तीफा नहीं देंगे, भाई तुम कितनों कुछ कर लो हम नहीं देंगे। तो सरकार तानाशाही हो रही है ना इसमें। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की इच्छा थी कि बिहार का यह आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैले। उल्लेखनीय है कि जब बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे तो उसी समय रेल कर्मचारियों, यहाँ पे क्या गया, रेल कर्मचारियों ने केंद्रीय सरकार के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी आह्वान कर दिया। अब देखो केंद्र जो रेलवे का जो जो मतलब जो स्टाफ था ना, वो लोग भी बोले चलो हम लोग ये आंदोलन शुरू कर देते इसी टाइम में। उस हड़ताल का व्यापक प्रभाव, अब वो जो हड़ताल हो गया ना, बहुत ज्यादा इसका एक बहुत व्यापक रूप से प्रभाव पड़ गया। जयप्रकाश नारायण 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया। संसद मार्च निकाले, ठीक है, 1975 में राजधानी दिल्ली में अब तक इतनी बड़ी रैली का आयोजन कभी नहीं हुआ था। इस प्रकार गुजरात और बिहार दोनों राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, गुजरात बिहार दोनों राज्य आंदोलन किए और इसको बोले कि ये जो है कांग्रेस विरोधी आंदोलन है। ठीक है, इंदिरा गांधी की मान्यता थी कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध है। वो इंदिरा गांधी क्या बोल रही थी कि नहीं, ये मेरे लिए पर्सनल, इन लोग जो है ना पार्टी वाले लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मेरा सरकार ठीक है, हम सब कुछ ठीक है। अब देखो 12 जून को क्या हुआ, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च विद्यालय, यानी कि जो भी प्रयागराज है, ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दिया। अब देखो क्या हो गया, उनको न्यायालय बीच में कूदी। मैंने बताया था कि न्यायालय बीच में आएगी, आप मनमानी नहीं कर सकते। तो 12, याद रखना, 12 जून 1975 को क्या हुआ, उच्च न्यायालय क्या निर्णय दिया कि आपका जो निर्वाचन हुआ है वो क्या हुआ, असंवैधानिक तरीके से हुआ है। ठीक है, इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कानून इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही। यानी कानून के स्वरूप अगर बात करें तो इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही। सांसद ही वही नहीं बनी तो वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगी। सांसद बनना, प्रधानमंत्री पहले तो जरूरी है ना, आपको किसी भी पार्टी का सदस्य होना। इस प्रकार एक बड़े बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए बड़ा मैदान तैयार हो चुका। अब क्या हुआ, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। अब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सब लोग आगे, मतलब वो बोल रहे थे कि चलो आप तुमको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय भी तुमको बोल दिया है कि आपने ढंग से काम नहीं किया। दिल्ली के रामलीला मैदान, जो अभी भी आप लोग सुनते होंगे, रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने की मांग की और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करने की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी जो है यहाँ पे सत्याग्रह करने की मांग की। उन्होंने अपने आह्वान में सेना और पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार का आदेश नहीं मानने के लिए निवेदन किया। बहुत यहाँ क्या बोले कि देखो कर्मचारी भी है सरकारी, ठीक है, और जो यहाँ पे पुलिस भी है, उनको भी सरकार का आप ऑर्डर नहीं मानिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ये यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने भी आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए, अब देखो ये 25 जून 1975 को आपातकाल की उद्घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित प्राय सभी राजनीतिक दलों को नेताओं को जेल में डाल दिया। वो जो आपको 1975 का जो मैंने बताया ना, वो जो काला कानून कैसे हुआ, तो वो आप बोली कि नहीं, आप मेरा कोई बातें नहीं मान रहा, हम आपातकाल लगा देते हैं, ये हम अपने मन मौजी करेंगे, हम अपने मन से करेंगे। तो सोचो कितना बड़ा यहाँ पे तानाशाही हो रहा था। ये कहानी चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। चलो आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने एक मिनट, हाँ, सरकार ने निवारक नजरबंदी भी बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। निवारक नजरबंदी अधिनियम के अंतर्गत राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारियों की चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते थे। अगर किसी को गिरफ्तार कर दिया गया, देखो अगर पूछेगा निवारक या नजरबंदी अधिनियम क्या होता है, इसमें क्या हो, कोई भी अगर राजनीतिक दल को अपने अपने जेल में डाल दिया है तो वो क्या हो, उसको न्यायालय में वो जा ही नहीं सकते, वो हमेशा के लिए जेल ही में रहेंगे जब तक इंदिरा गांधी चाहेगी थी। ये भी गलत है, अभी तो न्यायालय में जाने का अधिकार है ना, हमको जेल में दे दिया तो। हाँ, तो यही चीज है। देखो कितना ज्यादा वो मनमानी कर रही थी। 1975 की बात करें तो आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा इतनी जातियां की गई कि जिनका उदाहरण लोकतांत्रिक देशों के हित में नहीं मिलता। यानी कि जो लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए वो यहाँ पे इतना सारा उदाहरण है कि क्या ही बताएं। इंदिरा गांधी ने मनमौजी, मतलब इतना मनमौजी हो गई थी, उनका जो मन मार रहा था वो सारे काम वहां पे कर रही थी। ठीक है, अगर आप बात करें, आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को उजागर कर दिया। ठीक है, ठीक है, जो भी लोकतंत्र में कमजोरी था ना उसके बारे में अब हम लोग को जानने लगा, अच्छा ये कमजोरी है ना, इसलिए ना अगर मान लो हम समझ गए ना कि ये मनमानी कैसे कर रही है सरकार, तो हमको अब कमजोरी दिखने लगा ना कि पक्का कुछ न कुछ हमारे लोकतंत्र में ही दिक्कत है। इस वजह से इंदिरा गांधी मन का मौजी एकदम बन रही है। सही अर्थ में आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह पाया। अब क्या हुआ, भारत जो है लोकतंत्र नहीं रह पाया, ये बहुत ही खराब स्थिति यहाँ पे बन गया। जैसे ही आपातकाल की
अवधि समाप्त हुई। अब आपातकाल की अवधि तो कुछ देर की होगी, लेकिन अवधि तो समाप्त हुई। लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर दी गई। इस सही अर्थ में 1970 में लोकसभा के चुनाव एक तरह से आपातकाल के चुनाव के अनुभवों के संबंध में जनता जनमत संग्रह था, ठीक है। बहुत सारी जनता क्या थी, अपने जो है संग्रह के दौरान यहाँ पे चुनाव के बारे में बोली कि चुनाव होना चाहिए। 18 महीने के आपातकाल के बाद जनवरी 1970 में निर्वाचन की घोषणा करते हुए राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। अब क्या हो गया, 1970 का चुनाव आया तो सभी जो है नेता जो जेल में थे उनको जो है छोड़ दिया गया। 1970 के चुनाव में एन मौके पर विपक्षी दल यानी कि जनता पार्टी उस टाइम था, ठीक है, नाम से जिस जो राजनीतिक दल संगठन था, उसने लोकसभा में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की। क्योंकि देखो अब तुम इतना खराबी कर दियो कांग्रेस, तो कांग्रेस इतना बदमाशी किया तो कांग्रेस को जो जनता जिताएगी नहीं। तो एक पार्टी आई जनता पार्टी, तो उसको भी पूरा समर्थन हुआ और जनता पार्टी की यहाँ पे विजय हो गई, ठीक है। उल्लेखनीय है कि 1970 में लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन में जनता पार्टी और उनके साथी दलों का लोकसभा की कुल 542 सीट में से 300 सीट, सोचो 542 में 330 सीट यहाँ पे मिला था जनता पार्टी को। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी के चुनाव में पराजित हो गए। देखो वो खुद जिनका सीट था ना वहीं से वो पराजित हो गए, ठीक है। अभी तक इस संबंध में लिखेगी उपरोक्त बातों से आपको यह एहसास नहीं होता कि लोकतंत्र में जन संघर्ष एवं आंदोलन का एक ऐसा स्थान है जिन्हें लोकतंत्र सरकारें अनोखी अनदेखी नहीं कर सकती। 1977 में भारतीय लोकतंत्र में जनता पार्टी की सरकार गठन हुआ और इंदिरा गांधी की पराजय ने अन्य देश की तुलना में भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रिया को काफी मजबूत कर दिया, ठीक है। 1970 के दशक के बाद भारतीय संविधान की उद्घोषणा, उद्घोषित उद्देश्यों के क्रियान्वयन तथा अपने अधिकारों एवं दावों की पूर्ति हेतु प्रदेश में जनसंघर्ष छोटे बड़े आंदोलनों के रूप में सरकार सचेत करते रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अब समझ गए आपातकाल कैसे आया था, क्या स्थिति थी। अब देखो यही जो छात्र आंदोलन हुआ था उसके बारे में यहीं से बिहार से ही स्टार्ट हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार को भी गिरा के जनता की सरकार जनता पार्टी की सरकार को यहाँ पे ले आए थे, ठीक है। 1970 में जनता पार्टी की सरकार का गठन और उसकी समाप्ति का भी प्रभाव भारतीय लोकतंत्र पर पड़ा। 1980 में पुनः इंदिरा गांधी का देश का प्रधानमंत्री बनना लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र की कार्यशैली का बढ़िया उदाहरण कहा। फिर देखो 1980 में क्या हुआ, फिर से इंदिरा गांधी की देश की सरकार बना क्योंकि वो अच्छा काम की होगी और जो है मतलब हो सकता है उनकी जो भारत के जो लोग थे उनको फिर से जिता के एक अच्छा उदाहरण पेश किया। भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति की अनुमति प्राप्त है। लोकतांत्रिक राजनीति में देश के विभिन्न राजनीतिक दल और क्षेत्रीय पहचान आकांक्षा या किसी विश्लेषण सहित अन्य समस्याओं के द्वारा सरकार पर क्या करती है, दबाव डालते हैं। यही प्रेशर की बात हुई। जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाएं नागालैंड मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भारत से अलग होने के संबंध में आंदोलन तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन के अतिरिक्त भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन के लिए मांग के लिए जन आंदोलन, बहुत सारे देखो भाषा के आधार पे भी यहाँ पे जन आंदोलन हुआ है, ठीक है। भाषा के आधार पे क्या हुआ, यहाँ पे जन आंदोलन यहाँ पे किया गया। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया। देखो भाषा के लिए भी यहाँ पे जो बोला वो हिंदी आपको क्यों राजभाषा, हिंदी नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु वाले क्या किए, इसका विरोध करने लगे, तो इसके लिए भी जन आंदोलन चलाया गया। पंजाबी भाषा बोले बहुत सारे लोग थे यहाँ पे बोले मेरे लैंग्वेज को आप प्रमोट कीजिए, मेरे लैंग्वेज को प्रपोर्ट किया। देखो चिपको आंदोलन बहुत ही आसान और बहुत ही बार हम लोग पढ़े चिपको आंदोलन क्या था, चलो एक बार पढ़ लेते हैं और इसको देखो समझ में आ गया, इसको समझाने की जरूरत नहीं। चिपको आंदोलन क्या हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। देखो पढ़ते हैं। इस आंदोलन के प्रारंभ उत्तराखंड के 3 गांव से हुआ। गांव वाले वन विभाग से निवेदन किया कि खेती बाड़ी और औजारों बनाने के लिए उन्हें अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए, ठीक है। वन विभाग के गांव वाले को पेड़ काटने की अनुमति नहीं देकर खेल सामग्री के निर्माताओं ने जमीन का वह टुकड़ा व्यवसाय, देखो इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये जो है ना बहुत आसान है, इसको हमको नहीं लगता है कि इसमें समय व्यर्थ करना सही होगा, ठीक है। यहाँ से उल्लेखनीय पढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि चिपको आंदोलन में महिलाओं को भी बहुत सक्रिय भूमिका थी, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, कुछ नहीं था। अंत आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने 15 वर्ष से हिमालय क्षेत्र मतलब यहाँ पेड़ के लिए पेड़ काट रहा था, सब लोग इस पे पेड़ पे चिपक गए थे, इसी को चिपको आंदोलन कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा इसके जो है नेतृत्व करता थे। याद रखना, यानी कि आप पर्यावरण बचाने के लिए भी यहाँ पे जन आंदोलन किए गए, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। एक आ गया दलित पैंथर्स, यहाँ ये पढ़ते हैं थोड़ा और समझते हैं ये दलित पैंथर्स क्या है, ठीक है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको जरूर पढ़ लेना। वो कुछ नहीं, चिपको आंदोलन आप लोग जानते ही होंगे क्यों हुआ था, ठीक है। एक बार देखो, दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलितों के सामाजिक आर्थिक दबाव से संबंधित है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या, देखो अगर दलित पैंथर किससे संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित सबसे पहला सवाल। उसके बाद दलित के सामाजिक आर्थिक एवं बदलाव से, दलित में जो सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए थे उससे संबंधित है, ठीक है। हाँ अब देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों दलितों को समाज के एक गरिमापूर्ण
गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई किए थे, बहुत ज्यादा संघर्ष किए थे। इस समुदाय ने भारतीय समाज में लंबे अरसे से क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को सहन किया है। दलित समुदाय बहुत ज्यादा उनके साथ ज्यादती हुई है। अगर हम बात करें 70 के दशक में प्रारंभ में भारतीय समाज की शिक्षित दलितों की प्रथम पीढ़ी ने विभिन्न मंचों से भारतीय संविधान में संहित अपने अधिकारों एवं हकों की आवाज उठाई। देखो उसमें भी बहुत सारे पढ़े लिखे थे, तो अपने लिए वो आवाज उठाए थे। शिक्षित दलितों ने इस पीढ़ी से ज्यादातर शहर झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़ी हुई। झुग्गी बस्ती मतलब जो रोड पर जो बस्ती में बसते हैं, जिनकी घर जो छत जो फूस की होती है, उन्हें झुग्गी झोपड़ी वाले लोग कहते हैं। इस क्रम में महाराष्ट्र में दलितों के हित की दावेदारी के लिए 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना, जिसे दलित पैंथर्स का टिकाण लगा। मतलब समझो दलित पैंथर्स महाराष्ट्र में था, भीमराव अम्बेडकर जिसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किए, और जो यहाँ के दलित में जो पढ़े लिखे लोग थे, इसने बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई। भारतीय संविधान और 1972 की यहाँ बात की जा रही है, कब स्थापना की गई दलित पैंथर्स की, तो 1972 में किया गया। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा की समाप्ति के बावजूद भारतीय समाज से छुआछूत समाप्त नहीं हुआ। 1960-70 के दशक में सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए विभिन्न अधिनियमों के बावजूद दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव, हिंसा का बर्ताव जारी रहा। देखो यहाँ पे 1960-70 के दशक में सरकार द्वारा बहुत सारा कानून अधिनियम बनाया गया, फिर भी इनके साथ हिंसा हुआ, मारपीट हुई, कभी जला दिया जाता था, कभी मार दिया जाता था। तो इस टाइप का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। फिर तो दलित महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार होता रहा। जातिगत प्रतिष्ठा, छोटी मोटी बातों को लेकर दलितों को काफी परेशान किया जाता था। दलितों पर हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने सरकार के द्वारा निर्मित कानून जो है बहुत ही बेसर हो, ये कानून कुछ काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन उस पर हिंसा जारी था। महिलाओं के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार, बहुत सारी जो कंप्लेन्स आ रही थी। अगर हम बात करें दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, एक पार्टी का और नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे राजनीतिक दलों का दलित का समर्थन कर रहे थे। एक पार्टी था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये क्या कर रहे थे, दलित को सपोर्ट कर रहे थे कि आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। ठीक है, लेकिन इस दल चुनावी राजनीति में सफल नहीं, लेकिन इनको भैया जीत नहीं मिली। ठीक है, ये दल चुनाव में आना चाहे, लेकिन इनको पूरी तरह से जीत नहीं मिली। पूरी तरह से क्या, इनको हार मिल गई। ठीक है, ये सब कारण थे जिनके चलते दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन उनको क्या हुआ, देखो रिपब्लिकन पार्टी को दलित दलित लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो है वहां पे चुनाव में हार गई थी। तो ये क्या बोले, अब नहीं होगा, अब नहीं हो सकता, अब हम लोग संघर्ष ही करेंगे, जन जो है यहाँ पे संघर्ष करेंगे, जन कार्रवाई या जन कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलकर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखना। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में दलित पर बढ़ रहे अत्याचारों से लड़ना दलित पैंथर्स की मुख्य जिम्मेदारी थी। जो भी इन पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए जो है हमको लड़ना ही इनका जो है मेन मकसद था। इसने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलता रहा। परिणाम स्वरूप 1989 में सरकार द्वारा व्यापक कानून के अंतर्गत दलितों पर अत्याचार करने वाले कठोर दंड का प्रावधान किया गया। बाद में दलित पैंथर्स के वृहत विचारधारा कार्यक्रम अपनाए गए, जैसे जातिगत प्रथा पर उन्मूलन करना, भूमिहीन गरीबों किसानों की समस्याओं का निराकरण करना, शहर में औद्योगिक एवं मजदूर दलितों को हो रहे शोषण का समाप्ति। तो इनके ही बारे इनको मान लिया गया, और ये सब चीजों पे भी बहुत ज्यादा एक टाइप से समझ लो कि ध्यान दिया गया सरकार द्वारा। दलित पैंथर द्वारा चलाए गए इस आंदोलन में पढ़े लिखे भारतीय दलित युवक, जो भी पढ़े लिखे जो यहाँ पे युवक थे दलित के, ठीक है, ने एक ऐसा मंच प्राप्त, उनको एक ऐसा मंच मिला जहां वे सृजनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज बनकर कर सकते थे। ठीक है, अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन। तो देखो यहाँ भारतीय किसान यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1980 के दशक में क्या हुआ, एक भारतीय किसान यूनियन यूनियन नामक एक संगठन बनाया गया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था ना, गेहूं को, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के चलते क्या हुआ, किसान को काफी आर्थिक लाभ हुआ। इसके बाद के वर्षों के इलाकों में इन इलाकों में गन्ना गेहूं मुख्य नगद फसल बन गई। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, सरकार से संबंधित उत्पादों को अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदी को समाप्त करने, सुनिश्चित गारंटी बिजली आपूर्ति, किसानों के बकाये कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन की मांग करने के लिए कर रहा था। ठीक है, मतलब ये सब क्या हुआ था ना, देखो पहले तो क्या हुआ, जो 1960 में बात करें तो हरित क्रांति हुई। इससे क्या हुआ, जो इन सब क्षेत्र में पैदावार तो बढ़ गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, टैक्सेशन सिस्टम ज्यादा था, पाबंदी बहुत ज्यादा था, बिजली नहीं मिलती थी उस हिसाब से, किसानों को जो सही मिलना चाहिए ना वो चीज नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए क्या हुआ, ये लोग यहाँ पे आवाज उठाए और अपना एक जन आंदोलन स्टार्ट किए। ठीक है, तो यहीं पे देखो, यहाँ पे याद रखना, महाराष्ट्र के क्षेत्रकारी संगठन ने किसानों द्वारा संचालित आंदोलनों को शहरी औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध ग्रामीण कृषि का क्षेत्र संग्राम घोषित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रकारी आंदोलन था, जो क्या किए थे, जो किसानों द्वारा संचालित जो आंदोलन था ना, तो उसको क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र कृषि क्षेत्र का संग्राम घोषित कर दिया। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है ये चीज। देखो यहाँ पे क्या है चीज दिया हुआ है, फॉलो फैक्ट्स।
भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत एवं इसके राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक संयोजक एम युद्धवीर सिंह थे, जिन्होंने चेतावनी दी थी यदि भारत की कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो देश में इसके आर्थिक सामाजिक परिणाम भुगतने होंगे। विश्व व्यापार यानी कि डब्ल्यूटीओ से जो इनका जो रूल रेगुलेशन है उससे हमको बाहर रखना है, अगर नहीं बात माना ना तो आप जो है यहाँ पे भुगतिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या सरकार से मांग मंगवाने के लिए क्या किए, ये जो यूनियन के लोग क्या कहते हैं, रैली करने लगे, धरना देने लगे, प्रदर्शन, जेल भरो कार्यक्रम का सहारा लिया। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट कह रहा है, देख लेना। फिर देखो ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी, देखो ताड़ी क्या है, एक नशीला पदार्थ है। क्या है, एक नशीला पदार्थ है, एक नशीला पदार्थ है जो कि तार के पेड़ से यानी कह सकते हो यहाँ पे खासकर जो है ये आंदोलन समझ लो एक नशीला पदार्थ है, तो नशीला पदार्थ है। और ये क्या हुआ, इसकी इसके विरुद्ध जो है खास करके महिलाओं ने इस आंदोलन किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, दक्षिण भारत, याद रखना दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोध का आंदोलन महिलाओं द्वारा सफुर्द किया गया। इसमें क्या होता था कि ये क्या कर रही थी कि जो बिक्री लग रहा था ना, कि जो मान लो जो उनके घर के आसपास ही ताड़ी बेचा जा रहा था, उससे क्या हुआ था, उसके जो घर के जो मेल्स हैं यानी जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वो क्या करते थे, ताड़ी पी के और दिन भर नशा में रहते थे और घर की जो आर्थिक स्थिति थी उससे खराब हो गई थी। तो महिलाओं ने ही क्या किया ना, अपना एक संगठन बनाया और क्या क्या उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह एक क्लास टाइप का बना। इसमें सब जिस चीज की महिलाएं सब अपने अपने कंप्लेंट्स लेकर आती थी और यहाँ पे जो है कंप्लेन करती थी कि हमारे घर में ये स्थिति ऐसा है, यहाँ पे लोग ताड़ी बेच रहे हैं, तो हिसाब से लोग विरोध करती थी। तो ये विरोध बहुत ही व्यापक रहा और क्या हुआ, ये पूरे देश में फैल गया। लगभग देखो 5000 गांवों की महिलाओं ने ताड़ी विरोध आंदोलन में भाग लेकर ताड़ी पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। ठीक है, और तो ये पूरे देश में फैल गया। तो इसी यही जो ताड़ी विरोध आंदोलन हुआ ना, इससे क्या हुआ कि जो तो आप तो नशीला पदार्थ बना रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, उससे बहुत परेशानी हुई थी। और क्या हुआ इससे, तो एक तो समझो समाज में एक संदेश दिया कि महिलाएं भी कुछ कर सकती है। तो इसी के लिए यहाँ पे देखो एक नारा भी दिया गया, ताड़ी बिक्री ताड़ी की बिक्री बंद करो, एक नारा दिया गया। और देखो यही जो आंदोलन हुआ ना, इसी के पर्सपेक्टिव में देखो महिलाओं को जो है ना राजनीति में जो है तुमको अधिकार देने का यहीं से दिमाग में आइडिया आया। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है ना 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय राजनीति निकायों को उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यानी देखो जो लोकल जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां 74वां पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में, याद होगा आपको 73वां 74वां जो संविधान संशोधन है उसमें महिलाओं को जो है प्रतिनिधित्व स्थानीय राजनीति यानी कि लोकल जो आपका जो यहाँ पे राजनीति होता है उसमें इनको जो है यहाँ पे बढ़ावा यहाँ पे मिला। ठीक है, तो यहीं से आइडिया है, ताड़ी आंदोलन का आंध्र प्रदेश में हुआ था, याद रखना। देखो नर्मदा बचाओ, ये खुद से पढ़ना बहुत आसान है, हम लोग क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़े, ज्योग्राफी में, इसको खुद से पढ़ लेना। और एक हम बताएं चिपको आंदोलन जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो बहुत आसान है, इसको खुद से पढ़ लेना, टाइम इसमें वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, नॉर्मल सी बात है, इसको पढ़ लेना क्या क्या हुआ था। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आया सूचना का अधिकार। देखो सूचना का अधिकार की बात करें तो ये है हमारा आरटीआई। आरटीआई भैया क्या होता है, आरटीआई मतलब आरटीआई का फुल फॉर्म बात करें तो क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। अगर आप किसी सरकारी कर्मचारियों से, ठीक है, अगर सरकारी कर्मचारियों से या सरकारी विभाग से या सरकारी संगठन या सरकारी कोई भी होता है या कोई भी अगर सरकारी हो या निजी, आपको कोई विषय में आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि मेरा पैसा कहाँ जाता है, हमको वेतन कैसे मिलता है, ये यहाँ पे धांधली हुई या किसी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपका अधिकार है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यही है कि आपको सूचना का अधिकार है, कि हमको सूचना पाने का अधिकार है कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या है। ठीक है, तो ये देखो अगर बात करें तो 1990 में राजस्थान से ही एक अति पिछड़े क्षेत्र जो है भीम तहसील है, भीम एक तहसील है, वहीं से स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था ना, जो मजदूर को जो यहाँ पे बिल मिल रहा था, वेतन मिल रहा था, उसमें उसको लोग को लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा घपला हो रहा है, तो इसी के विरोध में ये क्या मांगे, सूचना का अधिकार। तो यहीं से शुरुआत मानी जाती है मेनली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या कर रहा है। आगे की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है, देखो पढ़ते हैं, सूचना का अधिकार का आंदोलन जन आंदोलन की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है। इस आंदोलन ने सरकार से एक बड़ी मांग को पूरा कराने में सफलता दिलाई। राजस्थान के एक छोटे से गांव का संबंध निकली क्या है, चिंगारी जो निकलता है, चिंगारी ने व्यापक रूप धारण कर दिया। 1994 के बाद 1996 में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आंदोलन के दबाव में सरकार ने राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर जनता को पंचायत के दस्तावेजों को प्रभावित प्रतिलिपि प्राप्त करने का अनुमति दी। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें आंदोलन होने लगा तो सरकार क्या बोली, ठीक है ऐसा करते हैं, जो पंचायत में जो आपको यहाँ पे जो भी आपको एक रसीद आपको हम देंगे, जो भी यहाँ पे दस्तावेज में काम हो रहा है किसी तरह से, तो आपको यहाँ पे रसीद हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सरकार बोले और दबाव में आके ठीक है आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आप लोग उग्र ना होइए। 1996 के बाद सूचना के अधिकार को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन हो गया। अब देखो इतना बड़ा ये छोटा सा गांव से स्टार्ट हुआ भीम तहसील से, अब देखो दिल्ली तक ये पहुंच गया। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक विधेयक, अब देखो 2002 में सूचना का स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ,
2002 विधेयक है, अभी अभी ये कानून नहीं बना है, ठीक है, इसमें सहमति राष्ट्रपति की जाएगी तब ये विधेयक क्या होगा, कानून बन जाएगा, ठीक है, अगर हम बात करें। लेकिन अनेक त्रुटियों के चलते इसे अ, अमल में नहीं लाया गया, अनेक त्रुटियों के चलते इसको क्या हुआ, अमल में नहीं लाया गया, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत था। 2004 में सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक भारत संसद में उपस्थित किया गया, इसे जून 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पाकर अधिनियम का रूप धारण कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पड़ोसी देश में भी बहुत सारे जनसंघर्ष हुए थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं। अब पड़ोसी देश में हमारा क्या जनसंघर्ष हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल। भारतीय लोकतंत्र के आंतरिक द्वंद्व, जो इंटरनल जो द्वंद्व होता है, संघर्ष एवं आंदोलन का उल्लेखनीय उल्लेख माफ करो, अ, संघर्ष एवं आंदोलनों का उल्लेख किया जा चुका है, बहुत सारे संघर्ष के बारे में हम लोग जान चुके हैं। भारत का लोकतंत्र और भी और भी अधिक सुदृढ़ होगा जब पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। जब कब से सुदृढ़ होगा, जब पड़ोसी देश भी अच्छे से रहेंगे तब तो हम अच्छे से रह पाएंगे ना, यही कहने का मतलब है। फिर अगर हम बात करें भारत, उदाहरण के लिए सर्वप्रथम हम नेपाल को ले सकते हैं, ठीक है। नेपाल में अभी भी बहुत सारा एक आंदोलन हुआ है, जेनजी आंदोलन आप देखने को मिल रहा होगा। देखो नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन, नेपाल में बहुत दिन तक क्या हुआ, राजशाही वंश था, क्या था, राजशाही वंश, यानी राजा यहाँ पे बहुत दिन तक था। हम लोग भी बचपन में जाते थे नेपाल, तो उस टाइम था, राजा ही था, मतलब सुनते थे ऐसा, बोला जाता था कि अभी 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 हाल ही में जो है राजा को हटाया गया है और यहाँ पे चेंजेस करके यहाँ पे जो है लोकतांत्रिक सरकार को लाया गया है। तो देखो नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन क्या हुआ, ये क्लास आपको 7th में शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका, नेपाल के बारे में। अगर हम बात करें नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन का उद्देश्य राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए विवश करना था, ठीक है। राजा अपने हिसाब से काम कर रहे थे, तो राजा को जो है आप अपने जो है आदेश को वापस लीजिए, इसके बारे में नेपाल में भयानक संघर्ष हुआ। वे ऐसे आदेश थे जिसके द्वारा राजा के वहां के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। राजा क्या कर रहे थे, लोकतंत्र को ही समाप्त कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक से कायम हुआ था, ठीक है। 1990 में लोकतंत्र आ गया था, लेकिन वहां राजा थे, लेकिन वो क्या कहते थे, लोकतंत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे थे। वहां के राजा औपचारिक रूप से राजा के प्रधान तो बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता था, ठीक है। वो क्या थे, अनौपचारिक, औपचारिक रूप से, मतलब एक औपचारिकता था, हाँ चलो ठीक है आप राजा है तो है, लेकिन जो है यहाँ पे जो मेन जो उनका जो डिसीजन लेंगे, जो मेन वहां पे काम करेंगे, वो यहाँ पे जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधियों को चुना जाएगा, जो निर्वाचित प्रतिनिधि रहेंगे वही काम करेंगे, ठीक है। आप बस नाम के है, ठीक है। ऐसे संवैधानिक राजतंत्र को राजा वीरेंद्र ने, राजा नाम था वीरेंद्र, वीरेंद्र ने पहले से स्वीकार कर लिया था, ठीक है। राजा वीरेंद्र बोलते थे ठीक है भैया, जैसे कहो हम स्वीकार करते हैं। उनकी हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। राजा वीरेंद्र क्या, वीरेंद्र मरे, उसके बाद उसके बेटे आए होंगे ज्ञानेंद्र, वो बोले नहीं, वो चलता था वो नहीं चलेगा, अब हम ये सब चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था को, शासन को हम नहीं मानते। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपशब्द अपदस्थ नहीं किया, वरन जनता द्वारा निर्वाचित सरकार सरकार को भी भंग कर दिया, ठीक है। यानी कि उसको भी बहुत सारा इधर नहीं बोलते, जनता को भी जो निर्वाचित किए गए थे लोग, उसको भी बोला हटाओ, इसको भी भंग करो, ठीक है। कब, 2005 में। कौन किए थे, ज्ञानेंद्र। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 2006 में अप्रैल में वहां आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। फिर आप जो हो, जनता जिसको चुनी, आप उसको कैसे यहाँ से पदस्थापित कर सकते हो या हटा सकते हो, ठीक है। उसका एकमात्र उद्देश्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथों में सौंपना था, ठीक है। उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था, जो है शासन जो है राजा के हाथ से छीन के अब हम जनता के हाथ में सुनेंगे, यानी कि अब राजा को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दो भैया, कोई काम नहीं है इसका। नेपाल के जो यहाँ पे आंदोलन हुआ, ठीक है। देखो, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहां की संसद भी बड़े राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया, जिसे हम सप्तदलीय संगठन कहते हैं, 7 पार्टी अलायंस के नाम से जानते हैं। इस गठबंधन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद, 4 दिन के बंद का जो आहन किया, मतलब 4 दिन का बंद यहाँ पे बोला, काठमांडू में 4 दिन का बंद का यहाँ पे व्यापक प्रभाव नेपाल के लोगों पर पड़ा। करीब 1 लाख लोग प्रतिदिन एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली के लिए मांग कर रहे थे, जो 1 लाख लोग रोज आ रहे थे रोड पे। 23 अप्रैल 2006 की बात करें, 2006 की बात करें तो नेपाल के आंदोलनकारियों ने करीब करीब 5 लाख पहुंच गए, ठीक है। 5 लाख से जो आंदोलनकारी पहुंच गए। 24 अप्रैल 2006 को क्या हुआ, ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय सरकार की एक नई संविधान सभा गठन को स्वीकार किया। अब जो ज्ञानेंद्र को भी उसके यहाँ पे आना पड़ा। गठबंधन ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार प्रधानमंत्री, देखो गिरिजा प्रसाद कोइराला यहाँ पे प्रधानमंत्री नेपाल के बनाए गए, जो जनता के द्वारा चुन के आए थे, ठीक है। अब पुनः संसद बहाल हुई, जिससे प्रथम बैठक के अनेक कानून पारित हुए। राजा की अधिकांश शक्तियों पर पाबंदी लगा दी गई। उन्हें उल्लेखनीय है कि नेपाल के लोगों द्वारा लोकतंत्र बहाली के लिए संघर्ष पूरे विश्व की प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है। ये प्रेरणा का स्रोत बन गया नेपाल का, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा है बोलिविया में क्या जन संघर्ष हुआ था, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश का देखेंगे, श्रीलंका, बस उसके बाद और भी है राजनीतिक दल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोलिविया के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या देखो बोलिविया में क्या हुआ, बोलिविया के लोगों ने पानी के निजीकरण के विरुद्ध के लिए एक सफल संघर्ष। देखो पानी का निजीकरण जो प्राइवेटाइजेशन है उसके विरुद्ध, आप पानी को कैसे प्राइवेट कर सकते हो, इसके लिए बोलिविया में यहाँ पे लड़ाई चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। बोलिविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। लैटिन अमेरिका का बोलिविया क्या है, एक गरीब छोटा सा देश है। विश्व बैंक ने जब वहां की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जल आपूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला, तब सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का एक अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंप दिया, जिससे पानी की कीमत 4 गुना, यानी पानी की कीमत बढ़ गई थी। देखो फिर से पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है। देखो क्या हुआ, यहाँ जो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की बात करें, जब वहां की सरकार नगर पालिका द्वारा की जा रही जल आपूर्ति पर नियंत्रण छोड़ने के लिए, वो देखो नगर पालिका क्या कहता था ना, जो जल की आपूर्ति था ना उस पर पूरी तरह से कंट्रोल लगा लिया था, ठीक है। तब सरकार ने कोचबम्बा शहर की जल आपूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंप दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पानी का जो अधिकार था ना वो दूसरे को सौंप दिया। वर्ल्ड बैंक बोला नहीं देने के लिए, नगर पालिका का वो पावर लेके क्या क्या दूसरे जगह वहां पे शिफ्ट कर दिया कि भैया आप जो इसके कंट्रोल में है आप जानिए, ठीक है। जिससे पानी का कीमत, क्योंकि देखो अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी को अगर आप कोई चीज सौंपते हो तो वो क्या करेगा, अगर आप कोई पानी को आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हो, तो पानी को क्या किया, ये मल्टीनेशनल कंपनी को दिया। मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रॉफिट लेके 4 गुना कीमत बढ़ा के पानी को बेचने लगा, तो ऐसे तो गुस्सा पड़ेगा ना। तो ये यहाँ पे चीज हो रहा था। वहां के घरेलू खपत में पानी की मासिक आय 1,000 रुपए तक हो गया। परिणाम स्वरूप वहां के सरकार के विरुद्ध स्फूर्त आंदोलन जो है जन संघर्ष प्रारंभ हो गया। सरकार ने वहां के श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच अनेक बार संघर्ष हुए। जनता के विरुद्ध मार्शल लॉ का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, लेकिन अंततः जनता की मांग को सरकार को झुकना पड़ा, बहुराष्ट्रीय कंपनी को छोड़कर भागना पड़ा। सरकार के आंदोलनकारियों की ये देखो यही चीज हुआ कि पानी को प्राइवेटाइज कैसे कर सकते हो। तो याद रखना बोलिविया में क्या हुआ था, यहाँ पे पानी को लेकर बहुत भयानक जो है यहाँ पे जन संघर्ष देखने को मिला था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के लिए, जो यहाँ बांग्लादेश के लोकतंत्र में यहाँ पे क्या संघर्ष किया गया था। 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश के निर्माण के बाद अपने देश का संविधान बनाकर अपने को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक एवं समाजवादी देश घोषित कर दिया था। 1975 में शेख मुजीर बुरहान ने वहां के संविधान में संशोधन लाकर संसदीय शासन के स्थान पर अध्यक्षीय शासन, अब देखो संसदीय शासन, जो संसदीय व्यवस्था पता है ना क्या होता है, संसदीय व्यवस्था से यहाँ पे क्या हुआ, अध्यक्ष शासन प्रणाली की मान्यता दिलाई। अब बोला नहीं संसद वाला जो व्यवस्था चलता है ना, ऐसे ऐसे चुनाव होगा, ऐसे ये किया जाएगा, ये नहीं, अब हम अध्यक्ष वाला चुनाव शासन लाएंगे। वहां के यहाँ पे आवामी लीग एक पार्टी का नाम था को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया। देखो बस एक पार्टी जो ये थी, जो मतलब शासन में थी, जो सत्ता में थी, बस वही पार्टी थे। उसके बाद बोला सब पार्टी को समाप्त कर दो, हटाओ सबको, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष प्रणाली शासन है, संसद का कोई महत्व ही नहीं है, तो और पार्टी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक का उद्देश्य होता है कि हर पार्टी होना, यहाँ पे सब टाइप का पार्टी होना चाहिए ना। यहाँ पे बोला नहीं सिर्फ एक ही पार्टी रहेगा, ठीक है, और सब पार्टी हो गया क्या, समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप उनके विरुद्ध जबरदस्त तनाव एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। अगस्त 1975 में सेना ने उसके विरुद्ध बगावत कर दी और वे मारे गए, ठीक है। अब क्या हुआ, मारे गए। तब से लेकर 2008 तक वहां लोकतंत्र की बहाली संबंधी जनसंघर्ष एवं आंदोलन चलते रहे। 29 दिसंबर 2009 को बांग्लादेश में आम चुनाव हुए। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के नेतृत्व वाले गठबंधन को सरकार संसदीय चुनाव की ऐतिहासिक सफलता मिली और वहां के लोकतंत्र की हसीना सुबह ही खुशनुमा एहसास लोग करने, मतलब ये समझो कि जो यहाँ पे शेख हसीना जो थी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रधानमंत्री को अभी क्या हुआ, शेख हसीना को भी यहाँ पे भगा दिया गया। आप लोग सुने होंगे ना, बांग्लादेश में बहुत विरोध चला है, तो शेख हसीना को भी यहाँ पे जो है पीएम के पद से हटा दिया गया। तो ये इंडिया में रही है, इनको फांसी भी सुना दिया गया बांग्लादेश में। सोचो जो इनके यहाँ पे कितना ज्यादा ये लोग के जो फैमिली वाले थे, बहुत ज्यादा संघर्ष में यहाँ पे मतलब बांग्लादेश को आजादी दिलाने में पाकिस्तान से काफी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अभी तो बांग्लादेश कितना ज्यादा हम लोग के प्रति, इंडिया के प्रति जो है गलत बात कहता है, मतलब आग उगल रहा है समझो। अब देखो श्रीलंका में भी है, अभी देखो अभी भी चल रहा है, जो देश में पहले हुआ था वो अभी भी हो रहा है, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं है कि हम लोग जो सरकार उठा के फिक्स है। लेकिन भारत की देखो ताकत, भारत इतना महान देश है, इतना बढ़िया खंड है, इतना विविधता होने के बावजूद भी भारत में अभी तक सरकार की नींव को हिला भी नहीं सका है। ये बहुत ही खुशी की बात है, और ये स्वस्थ जो लोकतंत्र होता है उसका उदाहरण भी है। अगर हम बात करें श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए संघर्ष क्या हुआ, ठीक है, देखो ये पढ़ लेना, ठीक है। श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए संघर्ष क्या, तुम लोग का आइडिया हो गया होगा कैसे पढ़े, छोटा सा इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे राजनीति दल का अर्थ क्या होता है, ठीक है। राजनीति दल का अर्थ क्या होता है, एक मिनट, अब देखते हैं थोड़ा सा कितना है, ज्यादा नहीं, राजनीति दलों का कार्य पढ़ेंगे, ठीक है, और उम्मीद करते हैं बहुत ही कम होगा।
अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता और लोकमत सशक्तिकरण एवं उनका प्रभाव। सेकंड टॉपिक, राजनीतिक दलों राष्ट्रीयकरण में विकास एवं योगदान। और राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौतियां। ठीक है, लोग, और यहाँ देखो चुनौतियां, यहाँ पे हमारा आ गया सारा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक और है, राजनीतिक दल लोकतंत्र में बहाल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, अब बहुत सारे राजनीतिक दल का यहाँ पे परिचय हम लोग देखेंगे कौन कौन राजनीतिक दल है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लगभग नहीं, ये समाप्ति हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एक करके बढ़ते हैं। पेशेंस बनाए रखो, क्लास को करो तो सामने में बुक्स कॉपी को जरूर ओपन करके रखो ताकि और बढ़िया समझ में आए। ये चैप्टर लंबा है, बट पढ़ना है सारा, तभी तभी आपको क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या है और आराम से समझते हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब देखो राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले राजनीतिक दल क्या होता है, ये हम आपको पता ही होगा राजनीतिक दल क्या होता है। ठीक है, चलो एक एक पढ़ते हैं, इसको रीडिंग डाल देते हैं बस, थॉरली उसको समझाने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब हम लोग लोकतंत्र के, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक मिनट। ठीक है, अब हम लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दल सरकार के संचालन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम राजनीतिक दलों के बारे में विस्तार से समझेंगे, राजनीतिक दल क्या होता है इसके बारे में एक करके जानेंगे। सामान्यतः राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों या किसी समूह से है जो एक समान उद्देश्य के प्रति के लिए कार्य करता है। जो एक समान उद्देश्य, हमारा जो है एक समान उद्देश्य या पूर्ति के लिए कार्य करता हो। उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। ठीक है, राजनीतिक दल का जो काम होता है नॉर्मली वही चीज कह रहा है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि किसी भी समान उद्देश्य पर लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जहां तक राजनीतिक दल का प्रश्न है, उनके सदस्यों का एक समान उद्देश्य पर एक जैसा विचार होता है। ऐसा नहीं कि कोई दल में लोग हैं, कोई वो एक ही दल में लोग हैं, इनका विचार अलग हो इनका विचार अलग, नहीं। एक पार्टी के लोग हैं तो हम एक ही जैसा सोचेंगे। ठीक है, तभी हमको जीत मिल सकती है। साथ ही किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य समाज के अन्य लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनके समान उद्देश्य दूसरे लोगों से बेहतर हैं। ठीक है, ये सारे दल के लोग क्या कहते हैं कि जो समान उद्देश्य है ना दूसरे लोगों से बेहतर है। इस संदर्भ में हमें एक और बात समझ लेना आवश्यक है कि व्यक्तियों का समूह जब एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना, सत्ता को प्रभावित करना होता है। देखो क्या क्या कर, राजनीतिक दल अगर संगठित होता है, एक साथ होता है, तो उनका क्या एक मोटिव होता है, क्या मोटिव होता है, हमको किसी तरह से अपना जो है एक सत्ता पालेंगे। ठीक है, या सत्ता को प्रभावित करेंगे किसी तरह से। ठीक है, या जो सत्ता में है उन पे दबाव बनाना है। ठीक है, उनके दबाव नहीं मतलब समझो कि उनको किसी भी तरह से हम जो है एक टाइप से मतलब हरा कर अपने हम सत्ता में आ जाए। ठीक है, इसके लिए सभी राजनीतिक दल क्या होते हैं, अब दल अपनी अपनी नीतियों एवं कार्यान्वयन करते, वो अपने क्या कहते हैं फॉर्मेट तैयार करते हैं कि हमको इस तरह से कार्य को संपन्न करना है। ठीक है, चलो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में निर्दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। 1885 में कौन किए थे, ए ओ ह्यूम नामक जो आदमी थे, इनके द्वारा यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बहुत सारे दल आए। ठीक है, यहाँ हम लोग को यह जान लेना आवश्यक है कि विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई। वहां विश्व में वर्ल्ड में कहां से हुआ, देखो सबसे पहले कहां हुआ, ब्रिटेन से हुआ। ठीक है, 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति के बाद हिंग एवं ट्रॉय नामक दो राजनीतिक दल की नींव पड़ी, जो जो हिंग उदार दल, ठीक है, और टोरी अनुदार दल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक लिबरल एक नन लिबरल जो एक पार्टी है, दो ही थे, एक क्या थे, टोरी थे और एक तो विंग थे। ठीक है, टोरी और विंग याद रखिएगा। संयुक्त राज्य और ब्रिटेन में हुआ था 1668 में। अगर हम बात करें यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में बात करें, संविधान के निर्माण के बाद राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई, लेकिन सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, पार्टी। आप देखो इनके कार्य क्या होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में दल जीवन की एक अंग बन चुके हैं, इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण, लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी याद रखना। लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है, राजनीतिक दलों। ठीक है, राजनीतिक दल को। लोकतंत्र शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य, सबसे पहले नीतियां एवं कार्यान्वयन तय करना। सबसे पहला काम करता है नीतियां बनाना, दल क्या करेगी, नीति बनाएगी और अपना काम तय करेगी। दूसरा क्या है, शासन चलाना, दल क्या करेगा, शासन भी चलाएगा ना, कि शासन को कैसे चलाना है, किस तरह से। फिर चुनाव का संचालन, चुनाव जो हो रहा है उसका संचालन कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए। चुनाव के घोषणा पत्र क्या, देखो घोषणा पत्र के बारे में यहाँ दिया हुआ है, देखो कार्यक्रम और नीतियां
चुनाव के दौरान जनता के पास रखते हैं, जिसे चुनाव का घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है? जो कार्यक्रम और नीति हमारा बन गया और जो जनता के सामने हम घोषित करेंगे कि हम ये करने वाले थे, वो हो गया घोषणा पत्र, ठीक है? राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य चुनाव संचालन भी होता है। फिर देखो, लोकमत का निर्माण करना। लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। इसके लिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना होता है। इस तरह से लोगों का मत हम प्राप्त करें, किसी का मतलब जो वोट दे रहे हैं ना, वो हम पे रहे, ठीक है? तो यही कह रहा है लोकमत प्राप्त करना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य, ठीक है? राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य होता है जनता और सरकार के बीच एक मीडिएशन का कार्य करना। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं, ठीक है? हम वही ना है, हम लोग डायरेक्टली थोड़ी प्रधानमंत्री को बोलेंगे भैया, मोदी भैया मेरा काम कर दीजिए, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा। उसके लिए क्या है कि कोई हमारे जो प्रतिनिधि होंगे वो हमको मेरे घर पे आएंगे, या हमारी जो आवाज उन तक पहुंचेगी, तो वो जो है सांसद संसद में ले जाएंगे, तो अपनी बातों को रखेंगे, है ना? उसके बाद देखो राजनीतिक प्रशिक्षण, यहाँ पे ट्रेनिंग की बात। राजनीतिक देखो, राजनीतिक दल मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं। राजनीतिक दल खासकर चुनाव के समय अपने समर्थकों को राजनीतिक कार्य जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ाना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना एवं समर्थन आदि करना बनाते हैं। इसके अलावा भी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक व शिक्षक गतिविधियां तेज कर उदासीन मतदार जो वोट देना नहीं चाहते, उनको क्या है अपने साथ जोड़ने का भी काम करते हैं। इससे लोगों को राजनीतिक चेतना जागृत, मतलब राजनीतिक रूप में भी उनको इंटरेस्ट जगता है कि हमको भी वोट करना चाहिए। तो क्या है, राजनीतिक प्रशिक्षण भी देते हैं, या वोट कैसे डाला जाए, चुनाव कैसे लड़ा जाए, ठीक है? यहाँ पे फिर देखो दलीय कार्य भी कुछ होता है। जैसे अगर हम बात करें तो सदस्य अपनी नीतियां एवं कार्यान्वयन का प्रचार प्रसार करना, हाँ, चंदा इकट्ठा करना भी यहाँ पे कार्य होता है राजनीतिक दल का। फिर गैर राजनीतिक कार्य क्या हो सकते हैं? जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप आदि के दौरान संबंधित राहत कार्य देना, गैर सुखाड़ कार्य। अब देखो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकताएं क्यों? देखो अभी अभी आपको आइडिया हो भी किया होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही रहा होगा कि इसकी मतलब इंपॉर्टेंस क्या होता है, राजनीतिक दलों का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें तो देखो काफी महत्वपूर्ण कार्य है इसके, ठीक है? जनता की विभिन्न समस्याओं का समाधान राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि आधुनिक लोकतंत्र में दलों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है? चलो एक बार देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? हम्म, एक मिनट। हाँ चलो देखो, शासन व्यवस्था का सफल ढंग से संचालन करती है। दरअसल राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था राजनीतिक दलों की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। किसी भी शासन व्यवस्था में किसी भी समस्या पर हजारों लोग अपना विचार रखते हैं, किंतु इन विचारों और दृष्टिकोणों का कोई मतलब नहीं रहता जब तक इन विचारों को किसी दल के विचारों से न जोड़ा जाए। अगर आप विचार कितनों दे रहे हैं लेकिन आपका कोई दल उस विचार को देख ही नहीं रहे, समर्थित ही नहीं कर रहे, तो आपका विचार क्या हो जाएगा? कुछ मतलब ही नहीं है, आपके विचार विचार में ही रह जाएंगे। राजनीतिक दल से लोग देश की भावना और विचारों को जोड़ने का काम करते हैं। इस दृष्टि से हमारे लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता इसलिए है, यदि दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। अगर दल होगा ही नहीं तो क्या होगा? सभी उम्मीदवार क्या होगा? निर्दलीय होगा। उम्मीदवारों अपनी नीतियां राष्ट्रीय हित में न बनाकर उस क्षेत्र विशेष के लिए बनाए गए जिन क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं, ऐसी स्थिति होने से देश की एकता और अखंडता खतरे में खतरे में रह जाएगी, ठीक है? इस समस्या से बचने की राजनीतिक दलों का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है? राजनीतिक दल नीतियां एवं पर्यावरण समग्र एवं व्यापक होता है, न किसी क्षेत्र विशेष के लिए, ना कि किसी कोई एक क्षेत्र के लिए इनका काम नहीं होता। ये पूरे जो है एक टाइप से समझ लो सबको कवर करते हैं। राजनीतिक दल सभी जाति धर्म एवं लिंग के होते हैं, इसके चलते राजनीतिक दल सभी लोग सभी समस्याओं को समेट कर सरकार के सामने रखते हैं। बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं, एक ही धर्म के लोग थोड़ी होंगे उसमें, तो सभी का धर्म का जो समस्या है, जिसका इसका जो प्रॉब्लम है, उसको एक साथ लाएंगे राजनीतिक दल, ठीक है? और इसका समाधान भी करते हैं। इस तरह से हम कैसे लोकतंत्र में होना बहुत आवश्यक। इसका क्वेश्चन आंसर में रहेगा आपको, ठीक है? इस टाइप का। अब देखो राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता एवं लोकमत के सशक्तिकरण का प्रभाव, ये भी पढ़ लेना। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा तीसरा वर्क हो गया। राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता एवं लोकमत सशक्तिकरण क्या प्रभाव हो सकता है एक दलीय व्यवस्था। चलो ये पढ़ा देते हैं, ठीक है? ये तुमको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है? चलो इसको पढ़ते हैं। देखो दुनिया में दलीय व्यवस्था कितना रूप होता है? 3 रूप होता है। कितना रूप? दल का जो व्यवस्था उसमें एक होता है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा होता है द्विदलीय व्यवस्था, तीसरा होता है बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है? इन तीनों प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं में द्विदलीय एवं बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होती है। जो द्विदल होते हैं और जो बहुदल होते हैं, बहुत सारे जो दो पार्टी मिलकर एक दल बन गया, ठीक है? तो हो गया द्विदल। और मान लो एक जो बहुदल, बहुत सारे दल हो गए, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? कॉम्पिटिशन। एक दलीय में होता ही नहीं। सामान्यतः लोगों को यह धारणा चलती है, प्रचलित है कि लोकतंत्र में दलों के बीच प्रतियोगिता अच्छी बात है, बिल्कुल कंपटीशन तो बहुत अच्छी बात है। दलों के बीच प्रतियोगिता का मुख्य कारण है सत्ता की प्राप्ति। कारण कारण सत्ता की
प्राप्ति होता है, ठीक है, यानी कि जो कंपटीशन होगा उसके बाद ही ना आपको कोई सत्ता मिलेगा। सभी दलों का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? सत्ता की प्राप्ति होता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। बिल्कुल, राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होने से क्या होता है भाई? मतदाताओं के पास क्या आ जाता है? राजनीतिक ये ब्लैंक हो गया, हाँ, राजनीतिक दलों को समर्थन एवं विरोध का विकल्प खुला होता है, ठीक है। हम विरोध भी कर सकते हैं, किसी कोई एक दल रहेगा तो कैसे आप विरोध कीजिए? बहुत सारे दल रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, वही कस्टमर और जो मैं मार्केट का एग्जांपल दिए थे, प्रोडक्ट के बारे में एग्जांपल दिए थे, बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम विरोध कर सकते हैं, ये खराब है भाई, इसको नहीं चाहिए, वो चाहिए। इसलिए राजनीतिक दल के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता यानी हेल्दी जो एक कॉम्पिटिशन है, लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात मानी जाती है। हम लोगों को पता है लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है? राजनीतिक दलों को कहा जाता है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। एक समस्या बोलो, एक आधार स्तंभ जो कहा जाता है किसको? राजनीतिक दलों का, ठीक है। ये लोकतंत्र आधार, क्योंकि लोकतंत्र जो इस पे टिकी हुई जाती है ना, इस स्तंभ पे, ठीक है। इसलिए हम यह भी मान सकते हैं कि राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होने के लिए लोकतंत्र मजबूत होता है। राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता होने से सभी दल दल राष्ट्र एवं जनता के लिए एक से एक बढ़कर कार्य कल्याणकारी कार्यक्रम बनाते हैं। अब कंपटीशन है भैया, तो हम अच्छा अच्छा काम करेंगे, हम जितना अच्छा काम करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, ये भावना राजनीतिक दल की आती है, तो इससे जनता को भी फायदा होता है ना। सभी दल जनता की समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाते हैं और इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दलों के बीच डर भी बना रहता है, यदि जनता की इच्छाओं, आवश्यकताओं या आकांक्षाओं के अनुसार काम नहीं करेंगे तो जनता उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा और वो इलेक्शन हार जाएंगे। वे अपने अंतिम उद्देश्य से क्या करते हैं? सत्ता की प्राप्ति करते हैं, उसमें सफल नहीं हो पाएंगे अगर, ठीक है। तो अपने उद्देश्य जो सत्ता की प्राप्ति है उससे सफल नहीं हो पाएंगे। जिस दल की सरकार बनती है वह दल अपनी योजनाओं से जनता को लाभान्वित करती है, यानी जो दल की सरकार बनती है वो क्या करती है? अपनी जो योजना बनाई है उससे क्या करेगी? आपको एक टाइप से लाभ पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि जनता के पास विकल्प होते हैं दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार बनती है। अतः हम कह सकते हैं राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता होने से लोकतंत्र मजबूत होता है, यानी कंपटीशन होगा तो लोकतंत्र आपका मजबूत होगा, ठीक है। राजनीति दलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान क्या हो सकता है? ठीक है, राजनीतिक, ये देखो, ये पढ़ लेना, क्या विकास हो सकता है, क्या योगदान हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसकी चुनौतियां भी देख लेना, विकास और चुनौतियां, ये तुम्हारा चौथा काम हो गया, वो तुम्हारा तीसरा आ गया, विकास और चुनौतियां देख लेना, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे 1 नंबर, नेतृत्व में संकट आएगा, वंशवाद क्या होता है ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, काले धन। नहीं तो रुको, चुनौतियां भी भैया तुम लोग को पढ़ा ही देते हैं, क्योंकि चुनौतियां थोड़ा सा तुम लोग को तकलीफ दे सकता है, ठीक है। देखो चुनौतियां क्या क्या आती है। सबसे पहले देखो कुछ चुनौतियां हैं, देखो आंतरिक लोकतंत्र की कमी। लोकतंत्र लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक दलों के सभी अधिकार एक व्यक्ति में या कुछ व्यक्तियों के समूह में सिमट गए हैं। दलों के अंदर लिए जाने वाले निर्णय में दलों के सभी सदस्यों की सहमति से नहीं ली जाती है। दलों के विभिन्न पदों पर दलों के प्रमुख नेताओं एवं उनके सगे संबंधियों का कब्जा। देखो क्या होता है ना कि लोग, अगर मान लो दल बन गया, लेकिन उसके अंदर भी इंटरनल भी होता है, कुछ कला हो जाता है, क्या पार्टी में ही लड़ाई हो गया। और बहुत सारे ऐसे ऐसे पद पे होता है ना कि कोई आदमी क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन वो मान लो नहीं है, वो अपने बेटे को उसमें बैठा दिए, फिर उसका बेटा आया तो वो राजनीतिक दल को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा स्थिति भी देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लोकतंत्र के लिए। इसके लिए चुनाव भी समय पर नहीं होते, दलों के भीतर लिए गए फैसलों की जानकारी भी सभी लोगों को नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फैसला तो ले लेते हैं, बहुत सारे दल का लोग को पता ही नहीं रहता, अरे भैया मेरे दल के लोग, हमें को नहीं पता, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। भारत जैसे देश में राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है, जिसके लिए एक गंभीर गंभीर चुनौती है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट इसमें कह रहा है, ठीक है। तो ये चुनौतियां की बात कर रहे हैं। फिर देखो नेतृत्व में संकट, प्राय भारत की बात करें, सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। सही अर्थ में आज अधिकांश राजनीतिक दलों में ऐसा कोई नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो और वह दल को सही दिशा में ले जा सके, ठीक है। कोई ऐसा पार्टी नहीं जो सही दिशा में ले सके और सब उसको मानता हो, ठीक है। देखो इसके अलावा राजनीतिक दलों में युवा एवं महिलाओं का नेतृत्व का भी अभाव दिखा, युवा भी नहीं है ज्यादा, महिलाएं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुराने लोग हैं, ठीक है। जैसे देश में युवा पीढ़ी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के पीछे भाग रही है। युवा नेताओं का राजनीति में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लेता, कोई नहीं चाहता है। किसी का एम देखोगे कि मेरा एम है नेता बनना, कोई नहीं बोलेगा कि मेरा जो है प्राइम मिनिस्टर बनना, ये बनना, कोई नहीं चाहता है, कोई युवा नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस क्षेत्र में जाएगा तो मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। फलतः राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट हो गया है। वंशवाद की बात करें, वही उनका बेटा बना, फिर उनका बेटा बना, फिर उनका बेटा बना। प्राय सभी भारतीय राजनीतिक दलों में दलों के नेताओं को यह देखा जा रहा है कि लोग दलों के शीर्ष पर बैठे हुए, वे अनुचित लाभ देते हुए अपने सगे संबंधियों, दोस्ती रिश्तेदारों के दल प्रमुख पर पदों पर बैठा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पद है, मंत्री पद दे दिए, हाँ ये विभाग दे दिए, वो विभाग दे दिए, आप देखते होंगे अभी बहुत सारे लोग हैं उनका बेटा काम कर रहा है, ठीक है। पहले नाम भी नहीं सुने, अचानक से बीच में आ गया, एकदम वाइल्ड कार्ड एंट्री। सामान्य कार्यकर्ता के दल में
ऊपर के पदों पर बैठने वाली गुंजाइश काफी हद तक बढ़ती जा रही है। भारत की बात करें तो भारत में कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल भी वंशवाद का आरोप लगाते हैं। अतः वंशवादी की समाप्ति पर राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौती रही है। अब जो काला धन एवं अपराधियों को प्रभाव, ठीक है, अपराधी बहुत सारे प्रभाव डालते हैं ना, कि काला धन रहता है, ब्लैक मनी देता है, तो इसमें क्या होता है, देखो आज राजनीतिक दल में काले धन बहुत सारा एक प्रमुख चुनौती है, अपराधियों का भी। हमें पता है कि आज चुनाव में लड़ने के लिए काफी रुपया पैसा खर्च होता है, फलस्वरूप राजनीतिक दल जायज या नाजायज तरीके से अपनाने से परहेज नहीं कर पाते। पैसा तो उनको चाहिए, चुनाव लड़ना है भैया आपको, तो आपको क्या चाहिए, रुपया चाहिए। रुपया कहाँ से आएगा, तो कोई अपराधी ही पैसा देता है, कोई काला धन, यानी कि अगर बात करें ब्लैक मनी की, ठीक है, ब्लैक मनी की अगर हम बात करें ब्लैक मनी की, तो ब्लैक मनी ही इनको मिलता है। अब ब्लैक मनी तो देगा सरकार को, तो ये क्या करेगी, चुनाव लड़ेगी, तो वो क्या करेगी सरकार, जिसे चुनाव में क्या करेगी, जीत जाएगी। अगर मान लो सरकार चुनाव में जीत गई, तो सरकार क्या करेगी, इस अपराधी के को ही सपोर्ट करेगी। किसी तरह का ये कांड करेंगे तो इनको ये सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये क्या किए थे, इनको पैसा दिए थे। तो ये सारा चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब देखो सिद्धांतहीनता, बहुत सारे लोगों में सिद्धांतहीनता की भी कमी, सिद्धांत पर कायम नहीं रहते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करने लगते हैं जो करना चाहिए। ठीक है, फिर देखो अवसरवादी गठबंधन, ठीक है, भारत जैसे बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाले देशों में गठबंधन की राजनीति की परंपरा कायम रही है, क्योंकि किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं, एक साथ से गठबंधन कर लेते हैं, मिल जाते हैं पार्टी, चलो हम दोनों मिलके, जैसे बिहार में ही आप देखते हो, बिहार में क्या देखते हैं, बिहार में देखते हैं, मान लो एक तरफ थे आर जे डी, एक तरफ थे बीजेपी, एक तरफ थे क्या, जेडीयू। अब जेडीयू बीजेपी मिलकर क्या बोलते, पिछले पिछले साल में चुनाव जीत गए थे, बहुमत उनको मिल गया था, ठीक है, पहले किन्हीं को नहीं मिल रहा था, आरजेडी बड़ी पार्टी थी, लेकिन क्या ये दोनों मिलकर क्या हुआ, अपने बहुमत साबित कर लिया और जीत गए। अब बीजेपी के आरजेडी के साथ क्या थे, कांग्रेस थे, फिर ये कांग्रेस को बहुत कम वोट मिला था, आरजेडी को ज्यादा था, फिर भी इन दोनों मिलके इन दोनों से नहीं जीत पाए, और ये दोनों गठबंधन एक साथ होकर इसको हरा दी। इनको हालांकि आरजेडी को ज्यादा मिला था पिछले बार, ठीक है, फिर भी ये स्थिति देखने को मिलती थी। ये सारा चीज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, करंट सिनेरियो की बात करें तो ये थोड़ा पुराना है, देख लेना, बुक पढ़ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। फिर देखो राजनीतिक दलों का प्रभावशाली बनाने के क्या उपाय, राजनीतिक जो दल है, जो संगठन है, उसको जो है आप प्रभावशाली कैसे बनाएंगे, उसको बहुत ही जो क्वालिटेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके बहुत ये उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है पार्टी को कैसे प्रभावशाली बनाए, उसके क्या जो है यहाँ पे उपाय है। हमने अ, हमने अभी तक यह समझा है कि राजनीतिक दलों के सामने अनेक चुनौतियां रही है। अब हम यह समझने का प्रयास करें कि राजनीतिक दलों को उपयुक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए दलों को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। अगर राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने उद्देश्यों में सफल होकर चरमरा जाएगी। अतः राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए। अब देखो प्रभावशाली सुझाव क्या है। फिर देखो दल बदल कानून होना चाहिए। दल बदल कानून क्या है भाई, देखो दल बदल कानून क्या है। देखो विधेयक को, सांसदों को दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन लगाकर कानून बनाया गया है। इस कानून को पूर्ण रूप से किसी भी लाभ कि ये लागू नहीं। देखो क्या होता है ना, कोई मान लो किसी दल से मान लो जीत गए, कोई ऐसे मान लो ए नाम की पार्टी है, ये मान लो बी नंबर के साथ है, ठीक है, तो ये दोनों मिलके मान लो चुनाव जीत गए, ठीक है, ये दोनों इनको मान लो बी नंबर का, ये मान लो चुनाव चिन्ह है, बी नंबर का पार्टी है, ठीक है, ये बी नंबर का पार्टी है, इनको मान लो चाहिए, ये मान लो एक वोट से जीत गए, ठीक है, मान लो ये एक वोट से जीत गए, या मान लो ये जीत गए, ठीक है, तो इनके बगल में कोई ए आर नाम का एक पार्टी के लोग है, इसी के पार्टी में बी, एक मिनट में फिर से समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे तुम लोग को दिक्कत हुआ। देखो ये दल बदल कानून के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो हुआ क्या, मान लो ये ए नाम का पार्टी है, ठीक है, ए नाम का ये पार्टी है, ये मान लो चुनाव में जीत गया। ये क्या हुआ, चुनाव में अगर इनका क्या हुआ, ये जीत गया, तो ये मान लो चुनाव में जीत गया। और ये मान लो बी नाम का पार्टी है, ये चुनाव में मान लो हार गया, ठीक है, ये जीत गया, ये हार गया, लेकिन अब ये हार कितने वोट से गया, मान लो ये एक वोट से हार गया, ठीक है, ये क्या हुआ, एक वोट से हार गया, तो ये क्या चाहेगा, इसके ए वाले के अंदर जाके कोई ए एक वोट वाले व्यक्ति को यहाँ पे ले आएगा, और एक वोट से क्या करेगा, ये चुनाव जीत जाएगा, ठीक है, यानी एक वोट की कमी थी, हम उसको अपने पार्टी में पैसा देके ले आए, लो भाई पैसा है, तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, तुमको मंत्री पद देंगे, मेरी सरकार बन जाएगी, तो इसका बी नंबर का तो सरकार बन गया, बी नंबर वाला सरकार बन गया ना। तो यही चीज होता है दल बदल कानून, लेकिन इसका क्या है, एक प्रावधान किया गया है, ठीक है, शायद 1885 में शायद किया गया था, 55वां संविधान संशोधन 1885 में ये किया गया था, ठीक है, दल बदल कानून। तो दल बदल कानून यहाँ होना चाहिए, ठीक है, फिर देखो दल बदल कानून होना चाहिए, तभी तो लोग कितना भी पैसा दें आप इसमें नहीं आ सकते, ऐसा कानून अभी भी है, आया राम गया राम, थोड़ा सा है थ्योरी, उसमें पढ़ना होगा तब आप लोग समझोगे, ठीक है, वैसे यहाँ पढ़ने के लिए बहुत है, इसलिए हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है।
न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। न्यायपालिका जो आदेश दी आपको वो पालन करना चाहिए, तभी आप उसको बढ़िया बना सकते हो। राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। आंतरिक रूप से भी लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। अगर बात करें, देखो, राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने संविधान का पालन करें। समय समय पर संगठनात्मक चुनाव हो एवं और लोक दल के सभी समस्याओं, विभिन्न पदों पर बैठने वाले सवाल सबको सभी जो है एक इक्वल जो है सबको क्या मिले, अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलना चाहिए। देखो, राजनीतिक दल में महिलाओं युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व देकर वृद्धि हो सकती है। युवाओं राजनीतिक दल में आने से कई दलों की ऊर्जा एवं अभी देखो क्या है, बिहार में क्या एक युवा विभाग बनाया जा रहा है, पता है ना आपको? युवा विभाग बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो युवा को भी यहाँ पे देना चाहिए प्रतिनिधित्व, तब तो उनको सेफ लगेगा ना फ्यूचर, और एक ऊर्जा के साथ यहाँ पे काम किया जाएगा। राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाए। पेट्रोल, कागज, कपड़ा, टेलीफोन आदि चुनाव के उपयोग होते सरकार द्वारा इसे उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल ये सही चीज है। यदि राजनीतिक दल एवं सरकार इन सुझावों पर ध्यान दे तो राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए स्वयं स्वयं करना चाहिए। विपक्षी भी भूमिका निभाकर सरकार को रचनात्मक सहयोग देकर स्वयं को प्रभावी बना सकता है। ठीक है, अब देखो भारत के क्या है प्रमुख राजनीतिक दल का परिचय। बहुत सारे राजनीतिक दल है। ठीक है, यहाँ पे पहला देखो, राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक होता है, एक राज्य स्तरीय, एक होता है क्षेत्र स्तरीय। ठीक है, यहाँ पे देखो सारा होगा। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यहाँ पढ़ लेना। 1885 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के कई बार विभाजन हुआ। फिर देखो, अब इसे कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य लोग, देखो ये सारा चीज दिया हुआ, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, अगर बात करें 1980 का, ठीक है, ये देखो अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था इसको। जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखो, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, सीपीआई भी है। ठीक है, और इसमें जो 1925 में स्थापना किया गया था, ऐसे डांगे के प्रतिनिधि से किया गया था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब पढ़ना, सीपीएम पार्टी, ये सब पार्टीज है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुजन पार्टी, बसपा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम करवा देंगे, टेंशन मत। तो फिर राष्ट्रीय, ये देखो इतना सारा ये दल है। फिर राष्ट्रीय जनता दल, ये राजद आरजेडी हमारा बिहार वाला। ठीक है, 1997 में किया गया था। ठीक है, जनता दल का विभाजन हो गया, और देखो यहाँ पहले जनता दल था, उसका विभाजन हो गया, और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय, पहले क्या था, जनता दल में था, वही जो सरकार के विरुद्ध जो यहाँ पे काम की थी आपातकालीन की स्थिति में। 1997 विभाजन हो गया, लालू यादव यहाँ पे दिया हुआ, लालू प्रसाद के नेतृत्व में यहाँ पर बना। देखो, यहाँ पे क्या था, समाज के सामाजिक न्याय पर बल देना, पिछड़ों वर्ग से यहाँ पे करना। अब देखो, जेडीयू जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बिहार का वो बता रहे हैं, जो नीतीश कुमार का है, 1999 में बना था। ये जनता दल विभाजन हो गया। शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड गठन हुआ 1999 में, शरद यादव का बना। फिर देखो, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में पहला समता पार्टी जनता दल में विलय हो गया, उसके बाद यहाँ पे विलय हो गया। ठीक है, ये सब इसमें कह रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या है भाई। अब देखो, लोक शक्ति लोजपा पार्टी है, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये हो गया हमारा चैप्टर द एंड। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग किए हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ था ना कि इसका जो क्वेश्चन आंसर था पहला चैप्टर का, वो हम करा रहे थे, लेकिन क्या हुआ था, मेरा माइक में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। ठीक है, तो इसके वजह से वो वीडियो हमारा वहीं रह गया, क्योंकि आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है वीडियो। तो उसका वीडियो डाल देंगे सॉल्यूशन का, पूरे डिटेल में बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो इनका क्या करना, तुम एक बार जो जो हम रिवाइज करने तुमको बोले हैं ना, वो सारी चीजों को रिवाइज कर लेना, मतलब बुक से एक बार बस पढ़ लेना। और वीडियो को कोशिश करना एक बार पूरा शॉर्ट, मतलब जितना हम लंबा वीडियो रहेगा उसको देख लेना। उसके बाद क्या करना, 1.5 स्पीड में एक बार देख लेना, फिर एक बार 1.5, और एक बार 2 गुना स्पीड में। ठीक है, 2 इंटू स्पीड में। तो उससे क्या होगा, रिवीजन, क्विक रिवीजन होगा। कोशिश करना बुक को पढ़ने का, क्वेश्चन आंसर 2-3 बार हम समझा देंगे, फिर पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, ये भारी चीज नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सही लग रहा होगा। अगर सही लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करो, कमेंट जरूरी है। ठीक है, और किसी भी तरह का डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो मिल सकता है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।